फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। ये मेरे नंबर से आया मैसेज था। लियो रुयान का माथा अभी ढीला पड़ना शुरू ही हुआ था कि उसने मैसेज खोला। मैसेज में लिखा था, हैप्पी बर्थडे सिस्टर लीडर। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मेरे घर डम्पलिंग्स के लिए आ जाना। वे पता गोभी और बीफ डम्पलिंग्स हैं। टोन नान लिचुआन से बिल्कुल अलग था। हालांकि उसे पता गोभी और बीफ डम्पलिंग्स काफी पसंद थे। आज लिडोंग का दिन था, वह जानती थी। लिन जिक्सिया और पास झुकी। ओह, तुम मुझे डम्पलिंग्स के लिए बुला रही हो? मैं भी आऊंगी, मुझे बीफ डम्पलिंग भी पसंद है। लियो रुयान ने अपना फोन रख दिया। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। लिन जिक्सिया मुस्कुराई। लियो रुयान को मुस्कुराते हुए देखना बहुत कम होता था। कोई बात नहीं, मैं बेशर्म हूँ। मैं नान लिचुआन को फोन करके पूछूंगी कि क्या वो मुझे आने देगा। लियो रुयान ने उन्हें फोन करना बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो पहले ही अपने बाल ठीक करने लगे थे। डम्पलिंग खाने जाने की तैयारी कर रहे थे। कॉल कनेक्ट होने के बाद लिन जिक्सिया ने भी जिन जियांग की आवाज सुनी। लैन लिचुआन, तुम सही नहीं कर रही हो। तुमने सिर्फ लाओ लियो को डम्पलिंग खाने के लिए बुलाया था, मुझे नहीं। क्या मैं नहीं जा सकती? मैं 2 सेकंड के लिए चुप रही। मैंने कब? मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझे अचानक कुछ समझ आया और मैं जल्दी से अपना फोन लेने कमरे में गया। और हाँ, मैंने देखा कि टेक्स्ट मैसेज पहले ही भेजा जा चुका था। मैं सच में बेबस था। फोन पर बात करते हुए मैंने उसे डम्पलिंग खाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने उसे गलत इंसान को भेज दिया। यह सुनकर लियो रुयान अचानक रुक गया। लिन जिक्सिया ने मुंह बनाया। उसका पैर बाहर निकलने को था। आज लाओ लियो का जन्मदिन है, मुझे पता है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? हमारा बहुत पहले तलाक हो चुका है। मैं उसे डिनर पर कैसे बुला सका हूँ? फोन रखते हुए लिन जिक्सिया ने अजीब तरह से लियो रुयान से बात की। उसने कहा, मैंने उसे सुना। लियो रुयान ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वह मुड़ी और उदास होकर अकेले चली गई। फोन रखने के बाद मैं लैन लियानमिंग के कमरे में गया और उसे बिस्तर से खींचकर बाहर निकाला। लैन लियानमिंग, तुमने मैसेज भेजने के लिए मेरे फोन का इस्तेमाल क्यों किया? लैन लियानमिंग ने दुखी होकर नाक सिकोड़ी। मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे बस तुम्हारे बॉस पर तरस आ रहा था। हम साथ में बहुत कुछ झेल रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वह सुंदर है ना? तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी माँ बने, है ना? तुम्हारी भी ऐसी ही फीलिंग्स हैं। लैन लियानमिंग ने शर्म से अपना सिर पीछे खुजलाया। मैंने एक एक शब्द कहा। मेरे बॉस और मैं नामुमकिन है। बकवास मत सोचो। तुम भविष्य में साथ रहोगे। तुम्हारी हिम्मत मत करना मेरे फोन का इस्तेमाल मैसेज भेजने के लिए। मैं अभी पासवर्ड बदल रही हूँ। डम्पलिंग सब बन गई हैं। मैंने 88 बनाई हैं। 3 बड़े और एक बच्चा मिलकर भी सब खत्म नहीं कर सके। मैंने चॉपस्टिक नीचे रखने से पहले बस कुछ ही खाए। मैं फिर से ऑनलाइन स्टोर चेक करने जा रही हूँ। तुम लोग खाओ। जिन जियांग मेरा जानबूझकर टालना देखकर मेरे बगल में बैठ गया। असल में आज दोपहर लिन जिक्सिया ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि लियो रुयान ने अपने जन्मदिन पर कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया था। मुझे लगता है कि वह बहुत खुश होगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी। हमारा तलाक हो गया है। वह कुछ दिन पहले एक अमीर लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी और वह आज उसकी कंपनी में भी आया था। यह सुनकर जिन जियांग खुश हो गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने जवाब नहीं दिया, मन ही मन सोचा, मुझे बस पता है। जिन जियांग ने आह भरी। मुझे दूसरी चीजों का तो पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन स्टोर के लिए 1 लाख युआन का शुरुआती इन्वेस्टमेंट। मैंने अचानक जिन जियांग की तरफ देखा। ये लियो रुयान का पैसा था। कोई हैरानी नहीं, मुझे पता था कि जिन जियांग इतने पैसे कैसे ला सकती है। मैंने जिन जियांग की कोहनी पर चुटकी काटी। ओह, तुम मेरे अच्छे भाई हो। तुम बाहर वालों का साथ दे रहे हो। तुमने मुझे कई बार धोखा दिया है। बेशक मैं तुम्हारी तरफ हूँ। लियो रुयान और मैं दोनों जानते हैं कि तुम्हें बहुत घमंड है। अगर शुरू से कहा गया होता कि ये उसका पैसा है तो क्या तुम तब भी मान लेते? मुझे शुरू में लगा कि तुम दोनों का तलाक इसलिए हुआ क्योंकि उससे पीछे कोई और था, लेकिन लिन जिक्सिया ने कहा कि पिछले 2 सालों में उसका कोई स्कैंडल नहीं हुआ है। हम सभी दोस्तों को लगता है कि उसके मन में अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। चुआन चुआन, है ना? तुम्हारे मन में भी अब भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। पूरी बात मैं चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैं उठा और कहा कि मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ। टेबल पर 20 पकौड़े बचे थे। चेन जियांग उन्हें फ्रिज में रखने ही वाला था कि मैंने कहा, मुझे दे दो। फिर मैंने बचे हुए सारे पकौड़े एक थर्मल कंटेनर में डाल दिए। फिर मैंने चेन जियांग से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गया। चेन जियांग कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन जिन जियांग मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई और बोली कि मैं शायद उसके बॉस से मिलने गई हूँ। मैं अभी नीचे भागी और अपनी कार में बैठी। इंजन स्टार्ट किया ही था कि मेरा फोन बजा। हेलो, क्या ये मिस्टर नान लिचुआन है? ये रोज नाइट है। आपकी पत्नी नशे में है। क्या आप प्लीज आकर उसे ले जा सकते हैं? मैंने होंठ सिकोड़े। रोज नाइट? मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ। शादी से पहले मैं अक्सर वहाँ जाती थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं गई। मैंने कार ठीक सामने पार्क की, चाबियां ली और अंदर चली गई। सबसे पहले मैंने देखा कि लियो रुयान सोफे पर सिर झुकाए बैठी है। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले हुए हैं। उसे मेरी जानी पहचानी खुशबू आ रही थी और उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखें गिल्ट से भर गईं। हनी, मुझे सॉरी, क्या आप प्लीज आकर मुझे ले जा सकते हैं? मैंने पी लिया था बहुत ज्यादा। मैं कई सेकंड तक उसे ध्यान से देखती रही। ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह सच में नशे में है। आखिर में मुझे कंफर्म हो गया कि वह नशे में है। मैंने ठंडे चेहरे से कहा, कितनी शर्म की बात है, चलो चलते हैं। लेकिन लियो रुयान हिली नहीं। उसकी आंखें लाल थीं और वह बुदबुदा रही थी। तुमने मुझे अभी तक जन्मदिन की बधाई नहीं दी है। सबकी नजरें हम पर टिक गईं। मैंने अपनी टोपी उतारी और उसके सिर पर रख दी और धीरे से कहा, चलो चलते हैं। लेकिन लियो रुयान बहुत ज्यादा जिद्दी थी। लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। तुमने मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दी। जन्मदिन मुबारक हो। तब जाकर वे आखिरकार संतुष्ट हुई और पूरी तरह से मेरी बाहों में सिमट गई। मैंने इस 1.8 मीटर लंबी औरत को कार में बिठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बारटेंडर की मदद से मैंने लियो रुयान के घर से कार स्टार्ट की। तुम कहाँ रहती हो? मैंने उनसे ठंडेपन से पूछा। ग्रीन टाउन में। मैं तुरंत जम गई। मैंने उन्हें रियर व्यू मिरर से देखा। हमारा शादी का घर? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने इसे
बहुत पहले बेच दिया था। उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, मैंने इसे बेचा नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने होंठ काटे। मैं उसे जिवेई गार्डन वापस नहीं ले जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ग्रीन टाउन जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमारा शादी का घर, मैं 2 साल से वापस नहीं गई हूँ। वह जगह यादों से भरी है। उसने नशे में कुछ शब्द लड़खड़ाए। मैंने पासवर्ड पूछा, तुम्हारा जन्मदिन। यहाँ का माहौल बहुत जाना पहचाना था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, यादों के दरवाजे खुल गए। बेडरूम पहले जैसा ही था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाने में मदद की। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं टकरा गई बेड साइड टेबल पर रखी शादी की चमकती हुई फोटो से। उसे देखकर मैं खुद को और रोक नहीं पाई। मेरी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। सोच में डूबी। मैं अचानक उसकी बाहों में खींची। मुझे तुम्हारी याद आई। उसकी तेज धड़कन मेरे कान में जोर से गूंज रही थी। मैं अकड़ गई, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए, और पूछा, तुम किसके बारे में सोच रही थी? हस्बैंड, मुझे तुम्हारी याद आई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिल की धड़कन उसकी थी या मेरी। उस पल मेरे हाथ उसके सीने से दब गए। लियू रोयान, हमारी शादी 2 साल पहले शुरू हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने बेसब्री से मेरे होंठों को चूम लिया, जिससे मैं बेबस हो गई। मैंने उसे जोर से दूर धकेला, लेकिन उसने मुझे नीचे दबा ली। नहीं पति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आखिर में मैं सो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। इसी तरह रात गुजरी। अगले दिन लियू रोयान ठंड से जागे। उसने पिछली रात वाले कपड़े पहने हुए थे। बड़ा सा बिस्तर उसके अलावा खाली था। वह पूरी रात ऐसे ही सोया था। उसे बैठने में मुश्किल हो रही थी। वह अपना माथा रगड़ रहा था और सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने बेड साइड टेबल पर इंसुलेटेड खाने का कंटेनर देखा। उसने उसे खोला, लेकिन तुरंत उठने के बजाय उसने मॉनिटरिंग टैबलेट उठाया और फुटेज देखा। वीडियो में मैं उसे बेडरूम में ले जाने में मदद कर रही थी। वह नशे में था, मुझसे सटकर बैठा था। उसने मुझे चूमा, मुझसे सटा, और मेरे सामने का दृश्य देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरी धड़कनें बढ़ गईं। अंत में मैंने जल्दी से अपना कोट पकड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसे कंबल से ढकने की भी जहमत नहीं उठाई। निगरानी फुटेज देखने के बाद लियू रोयान पश्चाताप से भर गई और उसका मुंह सूख गया था। शिनरुई मीडिया कार्यालय में मैं विचारों में खोया हुआ था। अगर चेन जियांग ने मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं अपने होश में नहीं आता। ग्रीन टाउन में शादी के कमरे से भागने के बाद मैंने पास के एक होटल में रात बिताई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई। उस व्यक्ति की गर्माहट अभी भी मेरे सीने में बनी हुई थी, लेकिन मेरा दिल अभी भी इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा था? दोपहर में जब मैं पार्किंग कर रहा था, मैंने अपने पीछे एक कार पर ध्यान नहीं दिया और गलती से उससे टकरा गया। दूसरी कार मेरी जितनी अच्छी नहीं थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 युआन लगने चाहिए थे, लेकिन ये देखकर कि मैं अभी भी जिद कर रहा था, उसने आखिर में सिर्फ 20,000 युआन मांगे। मैं फिर भी उसे सिर्फ 2000 देने के लिए राजी हुआ। तभी एक काली ऑन्डी आकर रुकी। लिन जिक्सिया बाहर निकला। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बचाने वाला देख लिया। बूढ़े लिन, तुम सही समय पर आए हो। ये आदमी मुझसे चूक गया। लिन जिक्सिया ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगा। उसने दूसरे आदमी से कुछ देर मोल भाव किया और फिर वह आदमी चला गया। आखिर में उसने सिर्फ 1000 युआन दिए। मैंने उसे थम्स अप किया। वह खुशी से मुस्कुराया। क्या मजाक है, मैं एक वकील हूँ। लिन जिक्सिया ने कार स्टार्ट की। मैं अभी लाऊं लियू को देखने, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लियू रोयान का नाम सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उसे क्या हुआ? लिन जिक्सिया ने कहा। उसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। मैं हैरान था। उसे अचानक गैस्ट्रोएंटेराइटिस कैसे हो सकता है? जैसे ही लिन जिक्सिया और मैं हॉस्पिटल पहुंचे, उसका फोन बजा। उसे मुझे बताना पड़ा, कंपनी में एक इमरजेंसी है, मुझे जाना है। लाओ, लियू का वार्ड 8वीं मंजिल पर है। क्या तुम मेरे लिए उसे देखने जा सकते हो? मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरे पास हिम्मत करके वार्ड की तरफ चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी मुझे अंदर से एक साफ आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजे के पास से गुजरा ही था कि गु यानचुआन लियू रोयान के बिस्तर के सामने खड़ा हो गया। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरी नजर कमरे के अंदर लियू रोयान से मिली। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन लियू रोयान उठने की कोशिश कर रहा था और हैरानी से मुझे पुकारा। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। लिन जिक्सिया ने मुझे अपनी तरफ से तुमसे मिलने आने के लिए कहा है। चूंकि कोई तुम्हारा ख्याल रख रहा है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। गु यानचुआन ने समझाने की कोशिश करते हुए अपने होंठ काटे। मैं बस गुजर रहा था, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ठंडेपन से टोका। हमारा डिवोर्स हो गया है, तुम्हारे रिश्ते से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे चला गया। हालांकि गु यानचुआन मन ही मन खुश था। जैसे ही उसका हाथ कंबल को छूने वाला था, लियू रोयान चिल्लाया, तुम भी जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहती। गु यानचुआन घबरा गया। मैंने खास तौर पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए काम से छुट्टी ली थी। मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक आदमी जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, वह मुझे परेशान करता रहता है। मुझे यह परेशान करने वाला लगता है। गु यानचुआन हमेशा से एक खास लोगों वाला नौजवान था। उसे पहले कभी नहीं बताया गया था कि वह परेशान करने वाला है। लियू रोयान, तुम में इतनी अच्छी बात क्या है? तुम तो बस एक तलाकशुदा औरत हो। यह कहकर वह गुस्से में और बिना मन के चला गया। लियू रोयान के पेट में और दर्द होने लगा। उसकी भौहें दर्द से सिकुड़ गईं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। वह औरत नशे में मुझे पति कहती थी और कहती थी कि उसे मेरी याद आती है, फिर मुड़कर गु यानचुआन के साथ प्यार में पड़ जाती थी। वह सच में पहले जैसी ही है। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अगर मैंने उससे दोबारा शादी की तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा। मैं कंपनी लौटा और मेरे मैनेजर ने मुझे देर से पकड़ा और अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने अचानक कहा, एकदम सही, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं महीने के आखिर में नौकरी छोड़ रहा हूँ। तुम्हें देखो, तुम अब और काम नहीं करना चाहते। तुम्हारी अटेंडेंस कब परफेक्ट रही है? मैंने अपने होंठ खींच लिए, कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। काम का दिन खत्म होने के करीब मेरे मैनेजर ने मुझे फिर से अपने ऑफिस बुलाया। मैं बिना ज्यादा सोचे समझे ऑफिस गया और लिफ्ट से ऊपर चला गया। मिनिस्टर का ऑफिस खाली था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे थोड़ा अजीब लगा। अचानक ब्रेक रूम से कोई बाहर आया। चुआन, चुआन, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने उस आदमी को देखा। मेरी आंखों में नफरत की एक चमक थी। गुजियान ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। गुजियान, तो तुम यहाँ काम करते हो? तुम्हारे मिनिस्टर मेरे अंकल है। एक थप्पड़ मारकर मैंने गुजियान के चेहरे
चेहरे पर मारा और फिर उसे लात मारकर दूर कर दिया। मैंने पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है, तुम्हारे अंकल या तुम्हारे दादा का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और चलो। गुजियान ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे किस करने के लिए नीचे झुका। मैंने तुरंत रिएक्ट किया, टेबल पर रखी एश्ट्रे पकड़कर उसे सिर पर दे मारी। गुजियान जमीन पर गिर गया, उसका सिर तुरंत खून से लथपथ हो गया। डर के मारे मैं कंपनी से भाग गया, बाहर भागा। घर पहुंचने से पहले ही मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मुझ पर हमले का शक है। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस मेरे घर आए क्योंकि मुझे नान लियानमेंग को डराने का डर था। नान लियानमेंग पुलिस स्टेशन गई। मैंने जोर दिया कि यह सेल्फ डिफेंस है, कि गुजियान ने मेरा सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने शांति से कहा कि मेरा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वे गवाही नहीं दे सकते। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि गुजियान ने कहा था कि मंत्री उसके चाचा हैं। कंपनी के कुछ साथियों को भी जांच में मदद के लिए बुलाया गया। इस बीच कई साथी जो हमेशा मुझे नापसंद करते थे अब कह रहे थे कि यह निश्चित रूप से मेरी गलती थी। यहाँ तक कि बिना दरार वाले अंडों पर मक्खियां नहीं बैठती जैसी बातें भी कह रहे थे। सिर्फ चेन जियांग मेरे लिए खड़ी हुई, लेकिन उन लोगों ने उसे चुप करा दिया। अब गुजियान जाग गया है, कह रहा है कि उसे गंभीर चोट लगी है और वह मुझसे मुआवजा मांग रहा है। मैंने जोर दिया कि मैंने सेल्फ डिफेंस में काम किया और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी, लेकिन अगर मैं लीगल एक्शन भी लेता तो भी मैं अब नहीं कर सकता था। मुझे रुकना था। इन्वेस्टिगेशन में मदद करना इस समय चेन जियांग मुड़ी और साउथ रेस्ट रूम में चली गई। उसने चुपके से जिन जियांग को फोन किया। यह सुनकर कि उसके साथ कुछ हुआ है, जिन जियांग तुरंत परेशान हो गया। हालांकि वह एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और वापस नहीं आ सका था। अचानक उसके दिमाग में एक आदमी आया। फिर उसने चेन जियांग से कहा, चिंता मत करो, मैं नान लियानमेंग की माँ को फोन करूंगा, वह निश्चित रूप से इसे संभाल लेगी। चेन जियांग तुरंत मान गई और फोन रख दिया। फिर पूछा, नान लियानमेंग की माँ कौन है? लगभग आधे घंटे बाद लियू रोयान कार से बाहर निकली। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था, यहाँ तक कि आईवी ड्रिप के निशान थे। ड्राइवर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। बिजनेस सूट पहने दो वकील लियू रोयान के पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही वे अंदर आए, सबकी नजरें लियू रोयान पर टिक गईं। लोकल पुलिस ग्रुप की हेड लियू सुंदर, अलग थलग और घमंडी थी। ये साफ नहीं था कि वह यहाँ क्या कर रही थी। लियू रोयान बस मेरे पास आई, मेरे चेहरे को छुआ और मुझे इशारा किया कि डरो मत। फिर वह पुलिस की तरफ मुड़ी और बोली, मैं नान लिचुआन की पत्नी हूँ, मैं उसे जमानत दिलाने आई हूँ। उसकी बातों से तुरंत हंगामा मच गया। मैं बहस करना चाहती थी, पत्नी नहीं बल्कि एक्स वाइफ, लेकिन जब मेरी नजर उनके पीले कमजोर चेहरे पर पड़ी तो शब्द मेरे गले में अटक गए। इस समय कोई बात नहीं, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे साथियों, ध्यान से देखो। लियू रोयान ने कुछ मिनटों के लिए पुलिस से बातचीत की। वकील फॉलो अप संभालने के लिए पीछे रह गया। वह मुझे सीधे ले गया। जैसे ही हम बाहर निकले, वह अचानक लंगड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश होने वाला है। मैंने अनजाने में पूछा, तुम ठीक हो? उसका शरीर मेरे कंधे से टिका हुआ था। मैंने जल्दी से उसे कार में बिठाया। ड्राइवर ने जल्दी से बताया, सर हमारे बॉस मिस्टर लियू को अभी भी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। जैसे ही उसने सुना कि तुम पुलिस स्टेशन में हो, उसने तुरंत अपना आईवी निकाला और दौड़ कर आया। लियू रोयान, जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी, यह सुनकर अचानक खुल गई। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं अब यह संभाल सका हूँ। क्या तुम कम नहीं पी सकते? क्या तुम्हें तब तक पीना है जब तक तुम हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो जाते? लियू रोयान ने कहा। यान ने अपना हाथ अपने पेट के निचले हिस्से पर रखा। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी। मैंने शराब नहीं पी। मुझे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस किसी अच्छे इंसान के दिए हुए पकौड़े खाने से हुआ था। मैं जम गया। लियू रोयान थकी हुई अपनी कुर्सी के पिछले हिस्से से टिक गई। अगर तुम मेरी जान चाहते हो तो बस ले लो। तुम्हें मुझे हर दिन इस तरह टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। क्या पकौड़ों में कुछ गड़बड़ थी? लेकिन मेरे परिवार में सबने उन्हें खाया और हम ठीक थे। रात भर पड़े रहने के बाद वे खराब हो गए थे। लियू रोयान ने शांति से कहा, तो फिर तुमने उन्हें क्यों खाया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि उन्हें फेंकना है? वह समझाने को तैयार नहीं लग रही थी। उसकी तकलीफ देखकर मुझे गुस्सा भी आया और दिल भी टूट गया। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा और उसे हॉस्पिटल ले जाने में मदद की। डॉक्टर आए और लियू रोयान से कहा, अब और भागना मत, अच्छे से आराम करो। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप सभी का धन्यवाद। लियू रोयान ने फिर से अपना आईवी ड्रिप लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। उसने अपनी पतली पलकें उठाकर मुझसे पूछा, आज असल में क्या हुआ था? गुजियान ने तुम्हें परेशान किया। मैंने उसे मामले का निचोड़ बताया। लियू रोयान की आंखें तुरंत गहरी हो गईं। वह लड़का, लियू रोयान ने पहले ही प्लान कर लिया था कि उससे कैसे निपटना है। इतने भोले मत बनो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ काम करने वालों में से कोई भी अच्छा इंसान है। मैं तो पहले से ही इस्तीफा देने का प्लान बना रहा था। तभी मेरा फोन बजा। मैं उसे उठाने के लिए मुड़ा। चेन जियांग का फोन था। एक चीख मेरे कान के पर्दे तक पहुंच गई। हे भगवान, जियाओ मेंग की मां लियू रोयान है। तुम्हें पता है मैं कितना हैरान था। क्या तुम डरी हुई हो? मैंने जल्दी से उससे कहा, तुम जियाओ मेंग को ये नहीं बता सकती और कुछ मत कहना वरना मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगा। चेन जियांग ने बार बार कहा, ठीक है मुझे पता है। तो तुम हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखना। मैं तुम्हारे लिए जियाओ मेंग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। जब मैं वार्ड में लौटा तो मेरे हाथ में नीले गुलाबों का एक गुलदस्ता था। मैंने उसे धीरे से बेड साइड टेबल पर रख दिया। मैंने तुम्हारे पसंदीदा नीले गुलाब खरीदे हैं। ओह ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए एक आईब्रो ब्रोच भी खरीदा है। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर देने की सोच रहा था। मैंने इसे घर पर छोड़ दिया है और किसी और दिन लाऊंगा। मेरी बातें सुनकर जो औरत मुझसे दूर मुंह करके बैठी थी वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा काफी नरम पड़ गया। उसने पूछा, क्या तुमने यह खास मेरे लिए खरीदा है? मैंने एक बेवकूफी भरा सवाल पूछा। ये कहने के बाद मैं अपने हाथ में लिए नीले गुलाबों से खेलने लगा। गुलाब रात और गहरी हो गई। मैं लियू रोयान
रुयान के बगल वाली खाट पर सो गया। उसने देखा कि मैं अपनी छाती रगड़ रहा था और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा कि मुझे कहाँ अजीब लग रहा है। मैंने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हें क्या लगा है, किसी ने लगभग मेरी छाती काट ही ली थी। लियू रुयान तुरंत घबरा गई। अपना कॉलर खोलो और मुझे देखने दो। मैंने कहा नहीं, लेकिन वह बिस्तर से उतरी और मेरे पास आई। उसने मेरा कॉलर खोला और कई साफ सा चमकीले लाल दांतों के निशान देखे। वह बुदबुदाई, कोई हैरानी नहीं कि तुमने कहा कि दर्द हो रहा है। मैं अगली बार देखूंगी। अगली बार चाहिए? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी जांघ पर लात मारी। लियू रुयान ने बस थ्योरियां चढ़ाई और मुझे लात मारने दी। फिर भी बिस्तर के किनारे पर बैठी मुझे नीचे देखते हुए उसने अचानक पूछा, तुम मुझे इंतजार कराने के लिए बाहर जाने से बच सकती थी। मैंने मजाक उड़ाया, अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आती तो मुझे तुम्हें जहर देने के लिए डंपलिंग लाने का मौका कैसे मिलता? लियू रुयान ने आह भरी, क्या तुम मुझे दिलासा देने के लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकती थी? मैं अब एक मरीज हूँ। कौन मरीज नहीं होता, बस मेरी चोटें दिख रही हैं। तो मैंने 3 दिनों से ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में लियू रुयान की देखभाल की। आखिरकार उसे बेहतर महसूस हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि वह ठीक होने के लिए घर जा सकती है, लेकिन वह फिलहाल कुछ भी मसालेदार नहीं खा सकती थी। उसके डिस्चार्ज वाले दिन मैंने सारा पेपर वर्क संभाला। वह अच्छी मूड में लग रही थी। हम एक साथ कार से जिवेई गार्डन वापस गए। मैं कार से उतरने ही वाला था कि वह अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि वह ब्रोच लेने जा रही है, लेकिन मैंने उसे तुरंत रोक दिया। उसने कहा, मैंने इसे अपने ऑफिस में छोड़ दिया है। लियू रुयान मुस्कुराई और बोली, मैं इसे किसी और दिन तुम्हें दे दूंगी। उसने ऊपर जाने की जिद नहीं की और कार में बैठकर चली गई। यह देखकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली और आखिरकार घर वापस आ गया। जैसे ही मैं अंदर गया, दूरबीन वाली छोटी लड़की उत्साह से मेरी ओर दौड़ी। वह बोली, डैड, मुझे आखिरकार ये साफ दिख गया। आपके बॉस बॉसली है ना? मैं ठिठक गया और अपने आप जवाब दिया, नहीं, हाँ, ये बॉसली है। छोटी लड़की ने गुस्से में पैर पटके, बॉसली मेरी आइडल है, मैं गलत नहीं हो सकता, ये वही है। मेरे पति एक छोटी सी परछाई की तरह जोर दे रहे थे कि मैं उनके केस पर साइन कर दूं। मैं तुरंत नाराज हो गई। मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती, मैं नहीं करना चाहती। किसको पता था? छोटी लड़की की बातों ने मुझे तुरंत चौंका दिया। अंकल चेन जियांग ने कहा, तुम पिछले कुछ दिनों से जनरल मैनेजर ली के साथ ही, इसीलिए तुम रात को घर नहीं आई हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं तुरंत चेन जियांग से मिलने गई। उसने कसम खाई कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं उस लीडर के साथ था जो काली मेबैक चलाता है, और लियू रुयान की पहचान नहीं बताई। उसने मुझसे चालाकी से पूछा, ली चुआन, तुमने और लियू रुयान ने तलाक क्यों लिया? मैं चुप रहा और उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच असली जनरल मैनेजर लियू रुयान पहले ही कंपनी में लौट चुकी थी। सरकारी कागजात का एक बैकलॉग उसके प्रोसेस होने का इंतजार कर रहा था। सेक्रेटरी चली गई, अंदर आकर रिपोर्ट करो, प्रेसिडेंट लियू गुजियान का परिवार दिवालिया हो गया है। लियू रुयान ने गुस्से में कहा। उसकी आंखें बर्फ जैसी जमी हुई थी। उसे कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहने दो। उसे कंपनी के नाम से कुछ दलिया भेजो, दलिया में थोड़ा पानी मिलाओ, उसे खराब दलिया पीने दो। सेक्रेटरी ने तारीफ से उसकी तरफ देखा। प्रेसिडेंट लियू अनुभव सबसे अच्छा टीचर होता है। लेकिन बस इतना ही नहीं था। लियू रुयान ने केस को फॉलो अप करने के लिए किसी को भी भेजा, ये पक्का करने के लिए कि मुझे सेल्फ डिफेंस का दोषी पाया जाए। इसके तुरंत बाद 3 डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद लियू रुयान को फ्रंट डेस्क से एक कॉल आया। मिस्टर नान लिचुआन उनसे मिलना चाहते थे। लियू रुयान ने सीधे कहा, उसे मेरे ऑफिस में बुलाओ। अब से जब वह आए बस उसे ऊपर आने दो। रिसेप्शनिस्ट तुरंत हैरान रह गई। ये पहला आदमी था जिसने प्रेसिडेंट लियू को सीधे ऊपर आने का ऑर्डर दिया था। मैं उसे वह जन्मदिन का तोहफा देने आया था। 10,000 युआन से ज्यादा कीमत का एक सिल्क स्कार्फ। लियू रुयान ने बॉक्स खोला, उस पर नजर डाली और कहा, स्टाइल काफी अच्छा है। यह देखकर मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। लेकिन मैंने अभी तक अपना असली मकसद पूरा नहीं किया था, इसीलिए मैंने यूं ही कहा, वैसे जब मैं पहले से ही यहाँ हूँ तो क्या आप मेरा ऑटोग्राफ दे सकते हैं? लियू रुयान ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं बस हिम्मत करके बहाना बना सका। मैंने देखा कि तुम्हारी कंपनी काफी शानदार है। तुम अभी बहुत शानदार हो। मुझे डर है कि तुम भविष्य में और भी शानदार बन जाओगे। शो में इतने बिजी थे कि हमारे पास मिलने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैं एक ऑटोग्राफ रखना चाहता था। असल में यह सब मेल अलायंस की उस लड़की की वजह से था। उसे टीवी पर पहली नजर में लियू रुयान से प्यार हो गया था। वह ऑटोग्राफ के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, रो रही थी, तमाशा कर रही थी और सुसाइड की धमकी दे रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये कहते हुए मैंने घबराकर उसे एक कार्टून कैरेक्टर कवर वाली नोटबुक दी। प्लीज इस नोटबुक पर साइन कर दो। लियू रुयान ने नोटबुक खोली। प्लीज एंड गॉड एंड बिग बिग वुल्फ का कवर देखा और मुंह बनाया। तुमने ये नोटबुक कहाँ से खरीदी? ये बहुत घटिया है। मुझे जल्दी से उल्टी आने लगी। जल्दी करो और साइन कर दो मिस्टर लियू। मैंने उसे छीन लिया। चलो साथ में लंच करते हैं। मैं जा रही हूँ, तुम बिजी हो। उसने पीछे से आवाज दी। जरूरत नहीं है, मैंने बिना मुड़े जवाब दिया। मेरे पास अभी भी कुछ नया आया हुआ सामान शिप होने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं निकली, लियू रुयान ने मुझे घर ले जाने के लिए अपने ड्राइवर को बुलाया। शायद उसे लिन जिक्सिया से पता चला था कि मैंने अपनी कार के साथ छेड़छाड़ की है और वह इस सड़क के खतरे को लेकर परेशान थी। जब मैं दोपहर में घर पहुंची तो मैंने नोटबुक छोटी लड़की को दे दी। तुम्हारा सिग्नेचर ये लो। मेल कलीग ने खुशी से उसे खोला, फिर चिल्लाया, ये पक्का बॉस ली का सिग्नेचर नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कैसे नहीं हो सका? मैं हैरान थी। मैंने उसे अपनी आंखों से साइन करते देखा। बॉस ली ऐसे नाम पर साइन कैसे कर सकते हैं? मैंने उसे ले लिया। मैंने नोटबुक देखी और पेज पर 2 बड़े शब्द थे, ब्यूटीफुल वुमन। मैं चुप रह गई। हाँ, उस आदमी का सरनेम लियू था। उसने सच में मुझे धोखा दिया। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे बॉस का सिग्नेचर है। अगर आप नहीं मानना चाहते तो मुझ पर यकीन न करें। मेरी
मेरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। लेकिन मेल आइडल ने मानने से मना कर दिया। मेरा आइडल इतना नार्सिसिस्टिक नहीं है। मैंने मन में सोचा, नहीं वह है। मैंने तुरंत उसे पेंटिंग क्लास में एडमिशन दिला दिया। मैं अब बहस करने के लिए बहुत आलसी था। इस बच्चे में टैलेंट है। अब जब मैं पैसे कमा सका हूँ तो मुझे इसकी पढ़ाई का खर्च उठाना होगा। दोपहर में मैं अपना गुस्सा निकालने में बिजी था, इसीलिए मैंने चेन जियांग से बच्चे को लेने के लिए कहा। जैसे ही लड़का स्कूल से निकला, उसने आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के सामने खड़ी काली मैक बेबी कार देखी। अंकल चेन जियांग, उसने कहा, क्या वह चेस्टनट बॉस है? चेन जियांग ने उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि लियू रुयान कार से टिकी हुई थी, फोन पर बात कर रही थी। वह सुंदर और सैसी दोनों लग रही थी, लेकिन मन ही मन उसने आह भरी, ये औरत कितनी बेचारी है, उसे पता ही नहीं कि उसकी एक बेटी भी है। तभी लड़के ने अचानक कहा, मैं चेस्टनट बॉस को हेलो कहना चाहता हूँ। अंकल चेन जियांग। चेन जियांग ने सिर हिलाया। तो फिर बोलो, ज्यादा बात मत करो, ठीक है? लियू रुयान ने फोन रखा ही था कि उसने पलट कर देखा कि कार के हुड से दो बड़ी आंखें उसे ध्यान से घूर रही हैं। ये फिर से तुम हो। लियू रुयान को ये छोटी लड़की अच्छी तरह याद थी। पिछली बार उसी ने चिल्लाकर कहा था, बॉस तुम बहुत सुंदर हो। लड़का गहरी मुस्कान के साथ पास आया। चेस्टनट बॉस, तुम्हें मैं अब भी याद हूँ? मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। डैडी ने कहा था कि तुम चेस्टनट बॉस हो। फिर छोटी लड़की और जिन के छोटे हाथों ने एक कार्टून नोटबुक निकाली। चेस्टनट बॉस, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। क्या तुम इस पर मेरे लिए साइन कर सकते हो? लियू रुयान ने नोटबुक ली और तुरंत हैरान रह गया। यह नोटबुक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने उन्हें दी थी। लियू रुयान ने लापरवाही से एक पेज पलटा, अपना नाम साइन किया, नोटबुक वापस दी और शक से पूछा, छोटी लड़की तुमने यह नोटबुक कहाँ से खरीदी? मैंने ये हवेली से खरीदी है, मेरे पास अभी भी बहुत सारी हैं। लियू रुयान बस मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। जैसे ही उसने छोटी लड़की के सिर से गिरे हुए पत्ते हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, चेन जियांग ने दूसरी तरफ से आवाज लगाई, जियाओ मिंग, मिस्टर ली जी, बाय बाय, मेरा नाम जियाओ मिंग है, मुझे याद रखना। यह कहकर छोटी लड़की तुरंत भाग गई। लियू रुयान ने अपना हाथ हटा लिया और बच्चे को भागते हुए देखा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। बच्चा ज्यादा से ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा था। ये साफ था कि वह उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती थी जिसके साथ बची थी। दूसरी तरफ नान लियान मिंग घर लौटा और उसने मेरी दी हुई ऑटोग्राफ वाली कॉपी निकाली। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत उतर गया। आ लियान, मैं भी वही हूँ। छोटी लड़की ने अपना सिर झुकाया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके पिता का सच में मिस्टर ली जी के साथ एक खास रिश्ता था। मैं अभी घर आई और जिन जियांग का मैसेज देखा। न्यूज, गुज जियांग की फैमिली कंपनी गुज कंस्ट्रक्शन रातों रात दिवालिया हो गई। जिन जियांग ने कहा कि यह शायद लियू रुयान का ही काम था। मुझे शक था, वह अब बहुत काबिल है। जिन जियांग ने सीधे मैसेज में कहा, तुम्हें सच में अपनी एक्स वाइफ की बहन की काबिलियत के बारे में कुछ नहीं पता? उसने अकेले नंदी शहर में 20 होटल खरीदे हैं। गु परिवार को गिराना घोड़े को कुचलने जैसा है। मैंने बहस नहीं की, लेकिन मुझे दुख हुआ। अगर मैं ना होता तो उसकी कामयाबी और भी तेजी से होती। सोच में डूबा हुआ अचानक एक फोन आया। यह गु जियान का फोन था। दूसरी तरफ से उसकी आवाज कांप रही थी। ली चुआन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लियू रुयान से कहो कि वह मेरे परिवार को जाने दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर केस नहीं करूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और कहूंगा कि ये मैं ही था जो चाहता था। तुम पोलाइट हो रहे हो। मैंने मजाक उड़ाया। ये बिल्कुल अजीब लगा। ये सेल्फ डिफेंस था। अगर तुम केस भी करते हो तो मुझे डर नहीं है। हमारे पिछले रिश्ते की खातिर क्या तुम जाकर लियू रुयान से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? मैंने बिना झिझक मना कर दिया। जाओ खुद उससे भीख मांगो। मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए अपनी एक्स वाइफ से भीख मांगने की आदत नहीं है। एक्स वाइफ? गु जियान की आवाज अचानक तेज हो गई। वह पूरी तरह हैरान थी। उसने तुम्हारे लिए मेरे परिवार को इतना नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि किसी से मुझे सूखा पानी भी पिलाया। अब तुम कहते हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। कौन इस पर विश्वास करता है? मैंने अपने होंठ भींच लिए। इस कमीने की किस्मत देकर मुझे तसल्ली हुई। बुराई की सजा स्वर्ग देगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं इस झमेले में क्यों पड़ूं? अचानक मेरी बेरहमी देखकर गु जियान को गुस्सा आ गया और उसने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, तुम बस इंतजार करो। गु जियान ने यह कहकर फोन पटक दिया। मैंने उसकी धमकी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। मैं ऐसे घटिया इंसान से परेशान नहीं हो सकती थी। उस शाम मैंने अभी शिपिंग खत्म की थी कि मुझे दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया। मुझे लगा कि यह लियू रुयान है, लेकिन जब मैंने पीपा होल से देखा तो मुझे रुआन सुवान का उदास चेहरा दिखा। वह दरवाजा नहीं खोल पा रही थी और बेचैनी से बाहर टहल रही थी। आखिरकार उसने दरवाजा खोला। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर दरवाजे पर मजबूती से खड़ा हो गया। उसे अंदर नहीं आने दिया। तुम इतनी देर से यहाँ क्यों हो? मैंने ठंडे स्वर में पूछा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे मिलने आई थी। रुआन सुवान उदास लग रही थी। वैसे भी ये असल में तुम्हारे दादा दादी का घर था। मैं भी तुमसे मिलने आई थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया। मेरी एक रूममेट है जो सो चुकी है। चलो नीचे कॉफी शॉप में बात करते हैं। रुआन सुवान जबरदस्ती अंदर नहीं आई। मैंने अपना कोट पहना और उसके साथ बाहर चला गया। रास्ते में मैंने देखा कि उसका चेहरा सामान्य से कई शेड्स गहरा था। साफ तौर पर कुछ गंभीर हुआ था। जब हम कॉफी लॉफी शॉप पहुंचे तो रुआन सुवान ने पहुंचा। उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर दुबला पतला लग रहा था, गीले वाइप जैसा था। वह गुस्से से बोली। उसके पहले शब्द बहुत चौंकाने वाले थे। मेरा अपने अभी के पति से तलाक हो गया है। मैं तुरंत चौंक गई। क्या? मेरा बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया। न सिर्फ मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, बल्कि मैंने 5 मिलियन गंवा दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे किया और अपनी कॉफी पी ली। रुआन सुवान की आंखें लाल थीं। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें 1 लाख युआन भी उधार नहीं दिए। तुम्हें
तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे दादा दादी की मौत की सालगिरह पर भी शादी नहीं की। ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, बस मेरा दिल नहीं है। लेनदार हर दिन मेरे दरवाजे पर कर्ज वसूलने आते हैं। बोलते हुए उसने अपना चेहरा अपने हाथों में ले लिया और अपना सिर गहराई से दबा लिया। इस तथाकथित माँ को देखकर मुझे बेचारा और नफरत दोनों महसूस हुई। काश उसे पता होता कि ऐसा होगा। अगले ही पल रुआन सुवान ने अपना सिर उठाया और सीधे मुझे घूरने लगी। मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं है, अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लियो रुयान से मुझ में 10 मिलियन इन्वेस्ट करवाओ। एक बार जब मैं नुकसान पूरा कर लूंगा तो मैं उसे जरूर पैसे वापस कर दूंगा। मैंने बिना किसी झिझक के सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम बस मुझे 5 मिलियन के कर्ज में डूबते हुए देखोगे? नामुमकिन। मुझे हर दिन क्रेडिटर्स द्वारा परेशान होते हुए देखना। मैं अब भी तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ, उन्होंने आंखें लाल करते हुए कहा। मेरे बिना तुम नहीं होते। मैं कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर ठंडे स्वर में बोला, तुमने यही किया है, तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। लियो रुयान से मदद मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने पहले भी कहा है, हमारा तलाक हो चुका है। अगर नहीं भी होता तो भी मैं लियो रुयान से उसकी खातिर कभी मदद नहीं मांगता। मुझे हैरानी हुई। रुआन सुवान ने निराशा में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो, है ना? वैसे भी अगर मैं मर गया तो न तो तुम्हें और न ही तुम्हारे पिता को कोई फर्क पड़ेगा। ये देखकर कि मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा, रुआन सुवान बदमाश की तरह हरकत करने लगी, चिल्लाने लगी कि उसे मर जाना चाहिए। बस करो, मैं गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम्हारा काम हो गया? अगर तुम्हें मरना है तो जाओ, मर जाओ। तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम्हें जाना ही होगा। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? रुआन सुवान तुरंत जम गई। उसके होंठ कसकर आपस में भींच गए और वह बाकी शब्द निकल गई। मैंने खुद को शांत किया, खुद को संभाला। मैं कल तुम्हारी कंपनी जाऊंगा और देखूंगा कि तुमने क्या गड़बड़ कर रखी है। मैंने कॉलेज में मैनेजमेंट में मेजर किया था और तब से ऑन ऑपरेशंस में काम कर रहा हूँ। अब मुझे लाइव स्ट्रीमिंग सेल्स में बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे यकीन है कि प्रॉब्लम की जड़ उसका मैनेजमेंट स्टाइल है। लेकिन रुआन सुवान ने मुझे शक से देखा। तुम तो बस एक जवान आदमी हो, क्या तुम सच में इसे संभाल सकते हो? मैंने मजाक उड़ाया। ये तुम्हारे हर साल 5 मिलियन खोने से तो बेहतर है। अगले दिन मैं रुआन सुवान के पीछे पीछे उसकी पूरी एस्टेट तक गया। सुवान ग्रुप, आप कंपनी में जा सकते थे। एक मौत जैसी खामोशी के बाद मैंने अकाउंट्स खोले। नुकसान 5 मिलियन से ज्यादा हो गया था और ज्यादातर एम्प्लॉय जा चुके थे। मैंने सब कुछ बता दिया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारे लिए फाइनेंस मैनेज कर दूंगा। हम फिर से शुरू करेंगे। 3 से 5 साल की कड़ी मेहनत से हम 5 मिलियन वापस कर पाएंगे। 3 से 5 साल सुनकर रुआन सुवान तुरंत घबरा गई। इतनी देर? क्या तुम जल्दी नहीं कर सकती? मैंने जवाब दिया। वरना क्या, तुम्हारी कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत सारी कमियां हैं। पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता। मैंने आखिरी बार दोहराया, मुझ पर भरोसा करो और इसे मुझ पर छोड़ दो। 3 से 5 साल सबसे कम समय है। अचानक वह फिर बुदबुदाई, जाओ रुयान से मदद मांगो। क्या इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? कुछ और साल रुको। मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने के बारे में सोचती हो। अगली बार जब तुम 10 मिलियन हार जाओगी तो क्या तुम फिर भी लियो रुयान से मदद मांगोगी? तुम ठीक से सोच क्यों नहीं सकती? उसने होंठ सिकोड़े और चुप रही। अभी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे कुछ समय के लिए मुझे फाइनेंस संभालने देना पड़ा। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही मैंने उसे स्थिति संभालने में मदद की, मेरा अपना घर आग की लपटों में गिर जाएगा। कोई पर्दे के पीछे से यह सब कर रहा था। धुएं का इस्तेमाल करके मेरी नकली न्यूड फोटो बना रहा था और मुझे बदनाम करने के लिए मार्केटिंग अकाउंट हायर कर रहा था। हर जगह अफवाहें फैला रहा था कि मैं लाखों फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर, प्राइवेट में प्रोस्टिट्यूट हूँ। कमेंट सेक्शन में ऑनलाइन ट्रोल्स की भीड़ देखकर जिन जियांग और चेन जियांग गुस्से से कांप रहे थे। जियांग और चेन जियांग पागल हो गए थे, लगातार पूछ रहे थे कि यह किसने किया। मैं गुस्से से कांप रही थी और मैंने एक कमेंट पिन किया, वीडियो में जो आदमी है वह मैं नहीं हूँ। मेरा चेहरा कौन फोटोशॉप करना चाहता है? यह अफवाह फैलाने वाला तुम्हारा शरीर किसी और का है। बाहर आओ और उनका सामना करो। लेकिन नेटिजन्स को सच्चाई की परवाह नहीं थी। कुछ ने मुझ पर विश्वास किया, कुछ ने वैसा ही किया और अनगिनत महिलाएं कमेंट्स में पागलों की तरह वीडियो लिंक मांग रही थीं। उन साफ शब्दों को देखकर मैं गुस्से से कांप उठी। मैंने इस अफवाह को फैलाने में शामिल हर किसी को सजा देने की कसम खाई। पुलिस को बुलाने की तैयारी करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन पुलिस ने और भी तेजी से काम किया। अफवाह फैलाने वाले गुजियान को गिरफ्तार कर लिया। एक नोटिस जारी किया गया। हालांकि मुझे लगा कि यह वही है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह सिर्फ एक रात में पकड़ी जाएगी और अफवाहें फैलाने वाले सभी पोस्ट डिलीट कर दिए जाएंगे। तभी लियो रुयान का फोन आया। बैकग्राउंड में छोटे यूरोपियन शहरों की तरह कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, मैं नॉर्वे में एक बिजनेस ट्रिपर हूँ और अभी वापस नहीं आ सकती। मैंने तुम्हारे लिए गुजियान का मामला देख लिया है। वह रुकी, उसकी आवाज में नफरत थी। वो बस एक जोकर है जिसके पास मोल भाव करने का कोई तरीका नहीं है। वह बस डेस्परेट है। क्या उसे नहीं पता कि अफवाहें फैलाने के कानूनी नतीजे होते हैं? लियो रुयान ने उसे प्यार में अपना दुश्मन मानने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने फोन के दूसरी तरफ से बस यूं ही कहा, तुम्हें लगता है कि वह बेवकूफ है? मैं संभाल लूंगी। ठीक है, उसे कुछ और साल वहीं रहने दो। मैं अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया और धीरे से कहा, थैंक्स, लेकिन मैंने अपने मामले पहले ही संभाल लिए। मैं इसे खुद संभाल सका हूं। लियो रुयान की बातों ने बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। फिर उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता कि तुम उस समय उसके प्यार में कैसे पड़ गए। मैं खुद को नीचा दिखाते हुए हंसा। उस समय मेरी समझ खराब थी। और मेरा क्या? उसकी आवाज अचानक नरम पड़ गई, जिसमें थोड़ी जांच पड़ताल की झलक थी। क्या मैं उससे 100 गुना बेहतर हूँ? मैंने अपने होंठ सिकोड़े और शांत से जवाब दिया, वे दोनों एक्स हैं, उनकी तुलना करने का कोई मतलब नहीं। तुम बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ। इन
शब्दों ने लियू रुयान को एक पल के लिए चुप कर दिया। फोन रखने के बाद मैंने तुरंत वीचैट निकाला और उसे 3 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। लियू रुयान ने तुरंत सवालिया निशान के साथ जवाब दिया। मैंने तुरंत जवाब दिया, आपको जिन जियांग को पहले दिए गए 1 लाख युआन इन्वेस्टमेंट और इस बार लीगल फीस स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुरंत एक और मैसेज भेजा, एक मैसेज, जल्दी करो और इसे स्वीकार कर लो। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन फिर भी उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपना फोन टेबल पर उल्टा रख दिया। मुझे पता था कि नैतिक और कानूनी तौर पर इसके लिए मुझ पर जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन गू जियान के अरेस्ट की खबर फैलने के बाद मुझे सच में फैंस का एक ग्रुप मिल गया। कमेंट सेक्शन में मेरे लिए बुरा महसूस करने वाले लोगों से भरा था। उस घटिया एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में अफवाहें फैलाई। ऐसी औरत बहुत छोटी होती है। हैंडसम लड़के, तुम्हारे कपड़े अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये कमेंट्स देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर लिन जिक्सिया का फोन आया। उसके तुरंत बाद उसने आह भरी, बूढ़ा लियू सच में तुम्हारी परवाह करता है। जब वह यूरो के बिजनेस ट्रिप पर था तब भी वह तुम पर नजर रखना नहीं भूला। अगर तुम कोई परेशानी खड़ी करती तो वह तुरंत उसने इसे संभालने के लिए किसी का इंतजाम कर दिया। मैंने एक बटन दबाया। उसने मुझे पहले ही बता दिया था। लिन जिक्सिया ने बीच में कहा, तुम्हारी घटिया एक्स गर्लफ्रेंड मरने लायक है, ओल्ड लियू उससे कहीं बेहतर है। वैसे तुमने उसे थैंक यू नहीं कहा। मैंने उसे 3 लाख ट्रांसफर किए थे, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। 24 घंटे बाद यह अपने आप वापस आ गया। वह मेरी सारी सेविंग्स थी। लिन जिक्सिया मुस्कुराई। अब उसके पास पैसों की कमी नहीं है। अगर तुम सच में उसे थैंक यू कहना चाहती हो तो उसे 2 साल से कोई आदमी नहीं मिला है। उसे पैसे देने से तो तुम्हारा लुक ही बेहतर है। तुम्हें घुटन महसूस हो रही है। लिन, अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकती तो चुप हो जाओ। मैं चुप हो गई। उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया और बोला, मैं सीरियस हूँ। जब उसने मुझे ड्रिंक के लिए कहा तो उसे बच्चा न होने का अफसोस हुआ। अब वह बिल्कुल अकेला है। सिंगल अच्छा नहीं होता। तुम दोनों इतनी सफाई से कैसे ब्रेकअप कर सकते हो? बच्चा, ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लिन जिक्सिया ने मेरा ठंडा रवैया देखा, आह भरी, और कुछ और नहीं कहा। यहाँ तक कि रुआन सुवान भी आई और आह भरी। रुयान अब सच में कमाल की है। वह पब्लिक ओपिनियन को बहुत जल्दी हैंडल कर लेती है। तुम्हें उससे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, फिर तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। वह दिन में 800 बार लियो रुयान का जिक्र करती है। मुझे तो यह भी शक है कि उसे लियो रुयान से प्यार हो गया है। सुवान ग्रुप में मेरा काम खत्म होने के बाद और मैं बैंक जाने वाला था, मैंने अचानक रुआन सुवान को चुपके से फोन करते देखा। पहले तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं उसे फोन करने ही वाला था कि मैंने उसे फोन पर बात करते सुना। एक मुस्कुराते हुए चेहरे ने उसे धोखा दिया। रुयान कहाँ है? उसने कहा, मैं पहले अंधी थी, क्या तुम मुझे 5 मिलियन उधार दे सकते हो? मैं वादा करता हूँ। इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती मैंने गुस्से में उसका फोन छीन लिया। सच में दूसरी तरफ लियो रुयान थी। मैंने फोन पर ठंडेपन से कहा, तुम्हें मेरी माँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और उन्हें कोई पैसे उधार मत देना। लियो रुयान 2 सेकंड के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं वैसे भी उसके कर्ज चुकाने में मदद करने का प्लान नहीं बना रहा था। ये अच्छा है, तुम अपना काम करो, मैं अपने घर के मामले संभाल लूंगा। फोन रखते हुए मैंने गुस्से में रुआन सुवान की बाहों में वापस फेंक दिया। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुमने तब उसे इतना नीचा दिखाया था और अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। उसने मुझे पहले ही तलाक दे दिया है। किसे पता था कि वह इतना खुद को सही समझेगी? जुहांग, तो तुम क्या सलाह देते हो? उसके अलावा और कौन मुझे ये 5 मिलियन वापस करने में मदद कर सकता है? मैं लगभग गिर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे 3 से 5 साल दो और मैं ग्रुप को फिर से खड़ा कर दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? रुआन सुवान ने अपने होंठ सिकोड़े। बहुत धीरे। मैं रोज का ब्याज भी नहीं चुका सकती, मैं इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इंतजार करना होगा। कैसी माँ अपने बेटे की एक्स वाइफ को पैसे मांगने के लिए फोन करती है? क्या तुम ऐसे जानवर बनना बंद कर सकते हो? थप्पड़। रुआन सुवान ने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। वह गुस्से से कांप रही थी। तुमने मुझे जानवर कहने की हिम्मत की? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैंने बिना कुछ कहे अपना सिर घुमा लिया। अगले दिन मैंने उसे मैसेज भेजा कि मुझसे दोबारा कांटेक्ट न करे, लेकिन उसने, मुझे नहीं पता कि उसे कुछ समझ आया या क्या, लेकिन वह मुझे पागलों की तरह कॉल करने लगी। जब मैं सुवान ग्रुप लौटा तो उसने मेरे सामने खुद को बार बार थप्पड़ मारे और कहा, तुम्हें गाली देकर मैंने गलती की, मुझे कल तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, मैं जानवर से भी बदतर हूँ, तुम सही थे। यह देकर कि मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने घुटनों के बल बैठने की कोशिश की। मुझ पर दुख की लहर छा गई और मैंने जल्दी से उसे रोक दिया। रुआन सुवान ने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक हंसी। बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम में इन्वेस्ट करने वाला है, हम 5 मिलियन बहुत जल्दी चुका सकते हैं। मुझे शक था, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। रेस्टोरेंट में 40 साल की एक ताकतवर औरत की नजरें मेरे अंदर आते ही मुझ पर टिक गईं। रुआन सुवान। उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए आगे बढ़ते हुए रुआन सुवान ने कहा, प्रेसिडेंट डोंग, ये मेरा बेटा है। डोंग शिनयुए ने मतलब से मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर सुवान, मैंने सुना है कि आपका एक हैंडसम बेटा है। अभी उसे देखकर लग रहा है कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा बताया गया है। उस चेहरे को देखो, उस फिगर को। मैंने भौहें चढ़ाई। उन चिपचिपे शब्दों से मैं असहज हो गई। मैं जाने के लिए उठी, लेकिन रुआन सुवान ने मुझे पकड़ लिया। खाना खत्म करने के बाद चले जाना, उसने कहा। प्रेसिडेंट डोंग को मुंह दिखाना। ग्रुप के आगे के डेवलपमेंट के बारे में सोचकर मैं रुक गई। डोंग शिनयुए ने मेरे लिए 1 कप गर्म चाय डाली। रुआन सुवान ने जल्दी से मुझे खड़े होने और चाय देने के लिए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और जैसा उसने कहा वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही मैंने चाय खत्म की मुझे चक्कर आने लगा। मेरे सामने
सब कुछ सफेद हो गया। जब मुझे फिर से होश आया तो कमरे में सिर्फ डोंग जिंग्यू ही बची थी। रुआन सुवान कहीं नहीं दिख रही थी। डोंग जिंग्यू के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह मेरी ओर बढ़ी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे बेच दिया। आज रात तुम मेरी हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को 5 मिलियन दिए। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने उनकी मदद बिना किसी फायदे के की? वह धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहता हूँ। वह खुशी खुशी तुम्हें यहाँ ले आई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने रुआन सुवान को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। उस पल मेरा दिल पूरी तरह ठंडा हो गया। आज से रुआन सुवान के साथ मेरा बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो गया। वह मेरी माँ बनने के लायक नहीं है। मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि शुरू से आखिर तक उसे यकीन नहीं था कि मैं उसके 5 मिलियन चुकाने में उसकी मदद कर सकता हूँ। डोंग जिंग्यू ने मेरे आंसू देकर मेरा चेहरा छूते हुए कहा, मुझे तुम्हें दिलासा देने दो। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक बाहर से खुल गया। डोंग जिंग्यू तुरंत नाराज हो गई। उसने साफ तौर पर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। बाहर स्टाफ के लोग खड़े थे। उनके बगल में जी जिमन थे। यह देखकर स्टाफ के सदस्य ने जल्दी से समझाया। इस लेडी ने कहा कि दरवाजा खराब है और मुझे आकर उसे ठीक करने के लिए कहा। क्या तुम ठीक हो लीचुआन? जी जिमन आराम से मेरे पास आई। मैंने उन्हें देखकर मुस्कुराया। मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया। ये अजीब इंसानी दिल, मजाकिया है ना? अजीब पारिवारिक प्यार। जी जिमन ने मुझे दुख के साथ उठाया, अपना कोट उतारा और मेरे कंधों पर डाला, फिर मुझे ले गई। ये देखकर डोंग जिंग्यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने 5 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन मेरा हाथ भी नहीं छुआ। दूर नॉर्वे में लियू रुयान एक मीटिंग खत्म करके ही आई थी कि उसे कुछ फोटो मिली। उसने आंखें सिकोड़ ली, फोटो को ध्यान से देखने लगी। फोटो में मैंने जी जिमन का कोट पहना हुआ था। मुझे प्यार से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। आंसू पहुंच रही थी, बच्चों की तरह रो रही थी। लेकिन उन्हें देखने के बाद लियू रुयान ने अपना फोन अपनी सेक्रेटरी को दिया और रूखेपन से कहा, जाकर देखो। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। ठीक है मिस लियू, क्या आप इन फोटो के सोर्स की जांच कर रही हैं? लेकिन लियू रुयान ने अपना सिर हिला दिया। पता लगाओ कि उसे किसने परेशान किया, उसे ऐसे रुलाओ। सेक्रेटरी वेनियान हैरान रह गई। दूसरी औरतें मुझे ऐसे गले लगा रही हैं और मिस लियू परेशान है कि मैं क्यों रो रही हूँ। फिर लियू रुयान ने उसे फिर रोका। मेरे लिए नंदी वापस जाने के लिए सबसे तेज फ्लाइट बुक करो तुरंत, अभी। लेकिन मिस लियू, कल आपकी 2 मीटिंग है। कोई बात नहीं, पैसा कभी भी कमाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग अगर आप एक कदम भी लेट हो जाते हैं तो सच में बहुत देर हो जाती है। इस समय मुझे इस सबका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे अभी अभी जी जिमन घर ले गया था। मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों। वह अचानक रेस्टोरेंट में आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने बस इतना कहा कि वह वहां से गुजर रही थी। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। अलविदा कहने के बाद मैं तुरंत जिन जियांग को ढूंढने गया और उसे सब कुछ बताया कि कैसे मेरे असली पिता ने मुझे 5 मिलियन में बेच दिया था। मैंने अपने भाई को गले लगाया। मेरे चेहरे पर चुपचाप आंसू बह रहे थे। मेरा दिल टूट गया था। वह अपने बेटे के बजाय किसी अजनबी पर क्यों यकीन करेगी? जिन जियांग गुस्से से कांप रही थी। अपने बेटे को 5 मिलियन में बेच देना, पूरे साउथ में ऐसी मां नहीं मिलेगी। उस रात मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया। अगले दिन जब मैंने फोन ऑन किया तो देखा कि दर्जनों मिस्ड कॉल थे। सभी लियू रुयान के थे और उसका सिर्फ 3 शब्दों का एक मैसेज था, तुम कहाँ हो? मैं हैरान था जब जिन जियांग ने अचानक दरवाजा खटखटाया। तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे फोन किया है, वह नीचे है, वह तुमसे मिलना चाहती है। मैं उछलकर उठा, पर्दे हटाए और नीचे देखा। सच में वह लियू रुयान की कार थी। वह खिड़की की तरफ देख रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली मैंने तुरंत पर्दे बंद कर दिए। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वह क्या चाहती है, फिर भी मैं नीचे चला गया। लियू रुयान, जो दोबारा डायल करने वाली थी, अचानक रुक गई क्योंकि मैं पहले से ही उसके सामने खड़ा था। मुझे देखकर उसकी तनी हुई भौहें आखिरकार ढीली पड़ गई। तुमने और कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मैंने ठंडेपन से जवाब दिया। तुम मुझसे मिलना चाहती थी। लेकिन उसने जो पहले 3 शब्द कहे वे थे, मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि रुआन सुवान इतनी घटिया है। जब तुम दुखी होती थी तो बस एक लाइन, मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं थी, और मेरी सूखी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते थे। मैं अचानक मुड़ा, जल्दी से अपने आंसू पहुंचे और सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। वो लियू रुयान ने और कुछ नहीं कहा, मुड़ा और कार से एक और फल निकाला। तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी मूस, इसे लो और खाओ, उन लोगों पर गुस्सा करने लायक नहीं है। ये कहने के बाद उसने मेरे पीछे ड्रैगन की तरफ देखा तक नहीं और गाड़ी चलाकर चली गई। मुझे लगा कि ये नीचे है, लेकिन मुझे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। सिर्फ एक शांतिपूर्ण रात के बाद अगले दिन आसमान फिर से गिर गया। इंटरनेट मेरे बारे में खबरों से भर गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि मेरी अपनी माँ ने मेरे ससुराल वालों के साथ रहने का इंतजाम कर दिया है। जैसी माँ वैसा बेटा। इस बार क्योंकि उन्होंने जो कहा वह सच था, मैं मना नहीं कर पा रही थी। मुझे मेरी अपनी माँ ने ही बेच दिया था। तभी नान सिमिंग का फोन आया। उन्होंने तीखा हमला किया, क्या तुम पागल हो? औरतों के साथ सो रहे हो? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? मैंने मजाक उड़ाया, मेरी इज्जत का तुमसे क्या लेना देना? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरे पिता हो। वह अपनी बातें जारी रखता रहा, लेकिन मैंने तुरंत फोन काट दिया। दुनिया शांत हो गई। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मैं चुपचाप पैकिंग करने लगा। चेन जियांग अंदर भागी। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? उसका लहजा बहुत शांत था। मैंने ऊपर देखा भी नहीं, बस मैं समझा नहीं सका। फिर मैंने दुकान उसे और जिन जियांग को सौंप दी, क्योंकि इस बार मेरे अपने पिता ने सच में मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। अब से मैं सिर्फ पर्दे के पीछे काम करूंगा। तुम इस घर में रह सकते हो। मैंने बच्चे के साथ साउथ छोड़ने, दूसरे शहर में जाने और नई शुरुआत करने का पक्का इरादा कर लिया है। चेन जियांग ने मेरी तरफ देखा। उसका दिल दुख रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम उस कमीने के लिए अपनी इज्जत नहीं गंवा सकते। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
जियाओ मेंग का क्या? ये 5 शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। जियाओ मेंग के पापा मेरे हाथ जो बैग पैक कर रहे थे अचानक रुक गए। फिर मैं खुद को नीचा दिखाते हुए हंसा। कोई बात नहीं, मैं तो बस कपड़े बेचने वाला हूँ। तूफान गुजर जाने के बाद मुझे कौन याद रखेगा? मैंने पहले ही लॉन्ग बचिंग के लिए टिकट खरीद लिए थे। प्लेन के टिकट बस जियाओ मेंग और मैं थे। जियाओ मेंग ने मेरा हाथ पकड़ा, अपना सिर झुकाया और पूछा, डैडी हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसके सिर पर थपथपाया। एक ऐसे शहर में जहाँ तुम कभी नहीं गए। छोटी को कुछ याद आया और उसने कहा, क्या हंसदा हम कि हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं? मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मेरा दिल पिघला और मैं वीकेंड पर जाने के लिए मान गया। बस कुछ ही दिनों बाद जब हम वेयर हाउस में कुछ सामान जमा कर रहे थे, जियाओ मेंग चुपके से घर से निकल गई। अपना फोन पकड़े हुए वह टैक्सी लेकर लोकल पुलिस स्टेशन गई और बुदबुदाते हुए बोली, मैप में ये दिख रहा है। फिर जोर से वह एक आदमी की बाहों में जा गिरी। जियाओ मेंग मुड़ी और जल्दी से माफी मांगी। दादाजी मुझे माफ कर दो। दादाजी लियू मेरी खबर की वजह से बेचैनी से अपनी पोती को ढूंढ रहे थे। नीचे देखने पर उन्होंने छोटी बच्ची को देखा और सोचा कि वह अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही है। उन्होंने पूछा, छोटी बच्ची तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं बॉस ली को ढूंढ रहा हूँ। बॉस ली? बूढ़े आदमी ने अपना फोन निकाला, अपनी और लियू रोयान की एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, क्या यह वही नहीं है? जियाओ मेंग की आंखें तुरंत चमक उठी। हाँ हाँ दादाजी, आप बहुत कमाल के हैं। आप बॉस ली को जानते हैं? बूढ़ा आदमी गर्व से भरा हुआ लग रहा था। मैं उसका दादा हूँ। और इस तरह बूढ़ा आदमी और छोटी बच्ची लोकल पुलिस ग्रुप में घुस गए। लियू रोयान एक मीटिंग के बाद अपने ऑफिस लौटी ही थी कि उसने अपने दादाजी को एक छोटे बच्चे को गोद में लिए देखा। वह चौंक गए। बूढ़े आदमी ने बताया कि वे सड़क पर मिले थे, लेकिन लियू रोयान जियाओ मेंग की फोटो को घूरती रही। एक चेहरा जो उसके अपने चेहरे से बिल्कुल मिलता जुलता था। उसके दिल में खतरे की घंटी बज गई। उसने हिचकिचाते हुए अपनी सेक्रेटरी से दूध और स्नैक्स लाने को कहा, लेकिन जियाओ मेंग ने सिर हिला दिया। मैं दूध नहीं पीती, मुझे दूध से एलर्जी है। लियू रोयान पूरी तरह हैरान रह गई। उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी था और दूध की महक से उसे हमेशा उल्टी करने का मन करता था। उसने गिल्ट को दबाया और धीरे से पूछा, छोटी बच्ची तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जियाओ मेंग ने सिर झुका लिया। मैं अपने पापा से इसलिए भागी क्योंकि वह जा रहे हैं। मैं अलविदा कहना चाहती थी। इससे पहले कि लियू रोयान कुछ बोल पाती, उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी का दिल टूट गया। उसने बच्ची की माँ को बुलाने की कोशिश की। जियाओ मेंग ने हैरानी से जवाब दिया, मेरी कोई माँ नहीं है। माँ क्योंकि माँ बूढ़ी और बदसूरत है। पापा का तलाक हो चुका है। बूढ़े आदमी ने शक से भरे उसके नाजुक छोटे चेहरे को देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे बूढ़ी और बदसूरत होने का एहसास विरासत में मिला है। लियू रोयान को डर था कि मैं चिंता करूंगी, इसीलिए वह चाहती थी कि ड्राइवर उसे घर ले जाए। लेकिन जियाओ मेंग ने अपनी गीली आंखें उठाई। लेकिन तुमने अभी तक मुझे अलविदा नहीं कहा है। उन आंखों को देखकर जो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही थी। लियू रोयान का दिल बिना किसी वजह के दुखने लगा। उसने सीरियसली कहा, अलविदा जियाओ मेंग। तभी जियाओ मेंग दौड़ कर आई और उसके पैर को गले लगा लिया। मिस्टर चेस्टनट, मुझे तुम्हारी याद आएगी। हम फिर कभी मिलेंगे। जब तक बच्चा चला नहीं गया। लियू रोयान ने अपनी पैंट की टांगों पर आंसू और नाक के बलगम को देखा और गुस्सा नहीं कर पाई। जियाओ मेंग को घर ले जाया गया। जब मैं पहुंचा तो मुझे पता ही नहीं था कि वह इतनी लंबी यात्रा पर चली गई है। तभी जी जिमान का फोन आया। मैंने उसे बताया कि मैं नंदी छोड़ रहा हूँ। लाइन के दूसरी तरफ जी जिमान की आंखें चमक उठी। ठीक है, मैं समझ गया। फोन रखते हुए वह अचानक अपने बगल वाले आदमी की ओर मुड़ी। तुमने सुना? वह नंदी छोड़ रही है। क्या तुम खुश हो? उसके खिलाफ फिर से कोई साजिश मत करना। पता चला कि यह सब गु यानचुआन का काम था। उसने डोंग शिन्युए को 5 मिलियन दिए। उसने लियू रोयान को फोटो भेजी ताकि मुझे जाने के लिए मजबूर कर सकूं। सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। उसने जी जिमन को बेरुखी से देखा। तुम नान लिचुआन को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हो? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? धीमी मुस्कान के साथ उनकी आंखों में अजीब तरह से पक्का इरादा था। मैं पर्दे के पीछे तुम्हारी गंदी चालें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकी। गु यानचुआन ने मजाक उड़ाया। प्यार के लिए हर कोई मतलबी होता है। मुझे सिर्फ लियू रू चाहिए। उन्हें लगा कि मेरी रेप्यूटेशन खराब हो गई है, कि लियू रोयान मुझसे पूरी तरह निराश हो गई है और मैं सिर्फ घबराकर भाग सकी हूँ। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ठीक जब उसे लगा कि जीत बेडरूम में है, लियू रोयान, जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, ने अचानक मीडिया का इस्तेमाल करके एक बयान जारी किया। मैं नान लिचुआन की एक्स वाइफ हूँ। वह दूसरी औरतों के साथ नहीं सोया। वो होटल मेरा था। मैं सारी सर्विलांस फुटेज जारी करूंगी। इस बयान से पूरे दक्षिणी इलाके में हंगामा मच गया। वह दक्षिण की सबसे हॉट औरत थी, एक गोल्डन सिंगल औरत, और उसने असल में उसके एक्स हस्बैंड से शादी कर ली। इतना ही नहीं, जब नेटिजन्स को पता चला कि उसने खुद माना है कि उसका एक मंगेतर है, तो लियू रोयान ने सीधे जवाब दिया, मैंने ये बनाया है उसे जलाने के लिए, जानबूझकर उसे उकसाने के लिए। स्क्रीन पर लिखे शब्दों को देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल उसने एक बड़ा धमाका किया। कहा कि वह फिर से मेरा पीछा कर रहा है और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है। उसने कहा कि यह सब मेरी गलती थी कि मैंने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया। हे भगवान। कमेंट सेक्शन उसके बारे में सवालों से भरा था। इस बीच गु यानचुआन यह सब देखकर गुस्से में था। वह किस बात की शिकायत कर रहा था? उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने साफ साफ मेरी और जी जिमन की फोटो भेजी थी। लियू रोयान हार क्यों नहीं मान रहा था? क्या मैं सच में उसके लिए इतना अच्छा था? वह शिकायत करने के लिए रोता हुआ लियू लिंगजो के पास गया। लियू लिंगजो को लगा कि वह पागल है, लेकिन लियू रोयान, उसने बस ठंडे और सख्त अंदाज में जवाब दिया, मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि वह ऐसा इंसान नहीं है। अगर मैं अभी उसकी मदद नहीं करूंगा तो वह किस पर भरोसा कर सका है? रेप्यूटेशन को छोड़ दें तो मैं उसके साथ ही जीऊंगा और मरूंगा। अब लियू लिंगजो को आखिरकार समझ आ गया। लियू रोयान मुझ पर मोहित नहीं हुई थी। वह पहले ही मुझे अपना दिल दे चुकी थी और मैंने पहले से खरीदे हुए
प्लेन टिकट को देखते हुए पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। मैं भूल गया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लियू रोयान की नंबर 1 फैन मेरी बेटी शियाओ मेंग ने भी इंटरव्यू देखा था। जब उसने पहली बार नान लिचुआन का नाम सुना तो उसे लगा कि यह सिर्फ नामों का इत्तेफाक है, लेकिन जैसे ही वह वहां बैठकर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और फिर मेरा चेहरा अचानक उसकी नजर से टकराया। उसकी नजर जियाओ मेंग ने अपना सिर झुकाया, हैरानी से बुदबुदाया, आह लियान, क्या ये सच में डैड है? वह नीचे स्क्रॉल करता रहा और अचानक एक हेडलाइन उसकी आंखों में चुभ गई। ग्राउंड पुलिस ग्रो की प्रेसिडेंट लियू रोयान पहले शादीशुदा थी। उनके एक्स हस्बैंड इंटरनेट सेलिब्रिटी नान लिचुआन है। उनके कोई बच्चे नहीं है। कोई बच्चे नहीं शब्द देकर मैं चुप हो गया। इस पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे फॉलोअर्स की संख्या आसमान छू रही थी और अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन है कि अगर मैं अभी बाहर गया तो दरवाजा रिपोर्टर्स से भरा होगा। डैड डैड, जियाओ मेंग अपना फोन पकड़े हुए मेरी ओर दौड़ा। न्यूज में है कि तुमने प्रेसिडेंट ली से शादी कर ली है। क्या उनका चेहरा मेरी माँ जैसा है? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने उसकी साफ मासूम आंखों से मुलाकात की। बुरा महसूस करते हुए मैंने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जियाओ मेंग ने मुझे ध्यान से देखा। आज जवाब आने का पक्का इरादा कर लिया था। मैंने अपने जोर से धड़कते दिल को दबाया और अजीब सी हंसी हंस दी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पक्का तुम्हारी माँ नहीं है। तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरी माँ के चेहरे का क्या? जियाओ मेंग ने जोर दिया। उसका छोटा सा चेहरा अजीब तरह से गंभीर था। तुमने कहा कि मेरी माँ बूढ़ी और बदसूरत है, लेकिन डैड तुम हो। चेस्टनट तुम्हारी एक्स वाइफ है। एक्स वाइफ तुम्हारी एक्स वाइफ होती है तो मेरी माँ चेस्टनट है ना? मैं एक पल के लिए चुप हो गया। इस छोटे से दिमाग ने किसकी नकल की? वह सिर्फ 2 साल का है, फिर भी उसका लॉजिक एकदम सही है, लेकिन मैं जिद करके मना ही कर सका। वो पक्का तुम्हारी माँ नहीं है, सच में नहीं। ठीक है। वह छोटा सा लड़का तुरंत उसकी झुकी हुई आंखों और भौहों ने मेरा दिल छू लिया, लेकिन फिर उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। डैडी, चेस्टनट को अपनी पत्नी बनने दो, अपनी एक्स वाइफ नहीं। इस तरह वह मेरी माँ बन सकती है, ठीक है? मैं हैरान भी था और गुस्सा भी। मैंने उससे हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें सच में चेस्टनट इतनी पसंद है? क्या यह सच में खून के रिश्तों की ताकत है? जियाओ मेंग ने अपने छोटे से हाथ से अपने सिर के ऊपर इशारा किया। चेस्टनट बहुत लंबी, सुंदर और अमीर है। अगर वह मेरी माँ है तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही मैं अपनी बेटी के सवाल पर चुप थी, एक अचानक फोन आया। यह दादाजी लियू थे। उन्होंने फोन पर मुझे धीरे से दिलासा दिया और कहा कि इंटरनेट से उन दुख देने वाले शब्दों का जवाब न जाने देना। मैं बहुत शुक्रगुजार थी। दादाजी, मुझे इतनी दूर याद रखने के लिए धन्यवाद। फोन के दूसरी तरफ बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं ज्यादा दूर नहीं गई। मैं वापस दक्षिण चली गई और अब रोयान के साथ रह रही हूँ। जब तुम्हारे पास समय हो तो मुझसे मिलने आना। बूढ़े आदमी ने मेरे लिए लॉन्चिंग से एक खास यात्रा भी की थी। मैं तुरंत मान गई, बहुत भावुक हो गई। डैड डैड। डिनर के ठीक बाद जियाओ मेंग अचानक सोफे से कूदी और जोश में मुझ पर चिल्लाई, मैंने बॉस ली की कार देखी, वो तुमसे मिलने आई है। मैंने मुंह बनाया, जल्दी से खिड़की के पास गई और अपनी बेटी के हाथ से दूरबीन छीन ली। ये सच में लियू रोयान की सिग्नेचर कार थी। तभी मेरे बगल में रखा फोन अचानक बज उठा। मैंने तुरंत फोन उठाया और उसी समय तेजी से जियाओ मेंग का मुंह बंद कर दिया। उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं नीचे तुम्हारे घर पर हूँ, तुम मुझे मिलने भी नहीं दोगे? कल इस बारे में बात करते हैं, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत फोन काट दिया। उसी पल जियाओ मेंग ने मेरा हाथ झटक दिया और मुझे घूरने लगा। अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, तुम बिल्कुल सो नहीं रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने मुंह बनाया, मैं बस नीचे नहीं जाना चाहती, बहुत ज्यादा परेशानी है। अचानक जियाओ मेंग ने एक छोटी सी बड़ी लड़की की तरह आ भरी, तो मैं तुम्हारे लिए बॉस ली से मिलूंगी। मैं चुप रह गई। सच ही तो कहते हैं पिता को चिंता नहीं होती, लेकिन बेटी को होती है। उस छोटे लड़के को बाहर भागते देख मैंने उसका कॉलर पीछे से पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? परेशानी ढूंढ रहे हो? उसने भी बहस की, क्या तुम सच में अपनी खूबसूरत बेटी को मारोगे? मेरे पास उससे बहस करने का समय नहीं था। मैं नीचे बैठ गई। मैंने अपने हाथ उसके कंधों पर जोर से रखे। मेरा चेहरा बहुत गंभीर था। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, ये मिस्टर चेस्टनट और मैं, ये नामुमकिन है। वह तुम्हारी माँ नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो। जियाओ मेंग ने नाक सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इतने थक जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढी है। मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसे देखते हुए एक एक शब्द कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। पत्नी के बिना भी मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। तुम ही मेरा इकलौता परिवार हो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे नहीं पता कि मैं और किस पर भरोसा करूंगी। मेरी गंभीरता देखकर जियाओ मेंग जल्दी से मुझे कोर्ट ने फिर मुझे बाहर धकेल दिया। तो जल्दी जाओ और प्रेसिडेंट चेस्टनट से मिलो, उन्हें इंतजार मत करवाओ। मैंने भारी आवाज में कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम नीचे नहीं आओगे, नहीं तो मुझे सच में गुस्सा आएगा और मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। उस छोटे लड़के ने गुस्से में कहा, तुम कंजूस छोटे शैतान। मैं उससे बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं सिर्फ चेना जियांग से कह सकती थी कि उस पर नजर रखे। नवंबर की रातों में हवा ठंडी थी। जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि लियू रोयान सिर्फ एक पतला कोट पहने हुए था। उसकी सांसों से सफेद धुंध बन रही थी। उसने मुझे घूरा, गर्दन सिकोड़ी और कहा, थोड़ी ठंड है, क्या हम तुम्हारे घर पर बात कर सकते हैं? चलो तुम्हारी कार में बात करते हैं। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। उसने एक भौं उठाई। उसका लहजा कुछ ज्यादा ही अच्छा था। बस मेरे लिए 1 कप चाय पिला दो। बहुत मुश्किल है। मैंने झूठ बोल दिया, मैं एक अली के साथ रहती हूँ, ये आसान नहीं है। उसने तुरंत पूछा, कौन सा कलीग, मर्द या औरत? मैंने उसकी पिंडली में लात मारी। मैं एक फीमेल कलीग के साथ रहती हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा। मुड़कर लियू रोयान की कार में बैठ गई। अंदर जाने के बाद ये देखकर कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल रही हूँ, उसने एक भौं उठाई और चिढ़कर पूछा, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने थैंक यू भी नहीं कहा। उसका लहजा नाराजगी से भरा था।
नहीं तो तुम अभी उन ऑनलाइन ट्रोल से घिर जाते। मैंने धीरे से कहा, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, मैं बस ताक झांक कर रही थी, मैं बस बोर हो रही थी। उसे मेरी बात समझ आ गई थी, वह मेरे मन की बात समझ गया था। खुद को नीचा दिखाने वाली एक हर्राट। मैं बस यूं ही बता रही हूँ कि मेरी तुमसे शादी हुई थी, ये सब मेरी मन की बात थी, ठीक है। उसकी तनी हुई भौहें देखकर मुझे पता चल गया कि वह नाखुश है। मैं बस मुस्कुराने की कोशिश कर सकती थी। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मिस्टर चेस्टनट, धन्यवाद। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खुश हो? वेन यानलियो की भौहें ढीली पड़ गईं। अचानक वह मुस्कुराई। तुम बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत बात कह दी थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने पूरी तरह से जियाओ मेंग के असर में आकर मिस्टर चेस्टनट कह दिया था। मैंने जल्दी से यूं ही पूछा, कौन सी छोटी लड़की? तुम उसे वैसे भी नहीं पहचानते। वो मुद्दे पर वापस आते हैं। तुमने देखा कि मैंने मीडिया से क्या कहा है ना? मैंने सिर हिलाया। काफी हद तक। तुम्हारा काफी हद तक से क्या मतलब है? मैंने सीधे जवाब दिया। तुम असल में क्या कहना चाह रही हो? क्या तुम सीधे मुद्दे पर आ सकती हो? मुझे अपने ऑनलाइन स्टोर पर वापस जाने की जल्दी है। लियू रुयान ने अपने पतले होंठ थोड़े से खोले और धीरे से कहा, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि दोबारा शादी मजाक नहीं है? मैं तुरंत चुप हो गई। कार इतनी शांत थी कि मैं उसकी घबराई हुई हंसी सुन सकती थी। बहुत देर लगने के बाद आखिरकार मैंने कहा, तुम अभी भी मजाक कर रही हो, है ना? मुझ पर मत हंसो। हम 2 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं और हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। दोबारा शादी करने का क्या मतलब है? लियू रुयान ने तुरंत मुख्य बात पकड़ ली और मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब सिर्फ अगर हमारा बच्चा हुआ तो हम दोबारा शादी कर सकते हैं? मैंने गहरी सांस ली और पक्के तौर पर जवाब दिया, मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं कर सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। इसके अलावा जब हमारा तलाक हुआ था तो हम इस बात पर सहमत हुए थे कि हम वही गलती नहीं दोहराएंगे। मेरा जवाब वैसा ही था जैसा उसे उम्मीद थी। स्टीयरिंग व्हील पर उसका हाथ अनजाने में कस गया और फिर ढीला पड़ गया। तभी एक सेल फोन की घंटी बजी जिसने चुप्पी तोड़ी। लियू रुयान ने फोन उठाया, थोड़ी देर सुना और कहा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। अगले ही पल वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे कहा, रुआन सुआन मिल गई है, वो होली वाटर क्लब में है। बात खत्म करने से पहले उसने कार स्टार्ट की और मुझे वहाँ ले गया। मुझे पता है कि सुवान ग्रुप अब पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है क्योंकि डोंग शिनयू ने उन्हें 5 मिलियन युआन उधार दिए थे जो उसने वापस ले लिए। यह रुआन सू के बराबर है। वान के साथ धोखा हुआ था। अब उसे पता चल गया होगा कि वह गलत थी। हालांकि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वह कैसी माँ है जो अपने ही बेटे को 5 मिलियन में बेच देगी? इस समय रुआन सुवान क्लब में पागलों की तरह पैर पटक रही थी। वह कंगाल थी और पूरा शहर उसे जानवर कहकर कोस रहा था। जैसे ही कार रुकी मैं प्राइवेट रूम में घुसा। रुआन सुवान तुरंत मेरा स्वागत करने आई। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह मुझे बुलाने ही वाली थी कि अचानक उसने मेरे पीछे लियू रुयान को खड़ा देखा। लियू रुयान ने काला सूट पहना हुआ था, लंबी और डैशिंग। उस तसल्ली देने वाले माहौल ने तुरंत कमरे को भर दिया। रुआन सुवान ने अपना मुंह खोला, फिर डरते हुए उसका स्वागत किया। रुयान तुम, वह भी यहाँ है। मैंने उसे अपने साथ आने को कहा। मेरी नजरें उस पर टिकी थी। रुआन सुवान तुम जानवर हो, तुम जानवर हो जिसने पैसे के लिए अपने बेटे को बेच दिया। एक धमाके के साथ रुआन सुवान सच में मेरे और लियू रुयान के सामने घुटनों के बल बैठ गई। ली चुआन, ये माँ की गलती थी। माँ को लालच में इतना अंधा नहीं होना चाहिए था। उसने ऊपर देखा, मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। माँ को एक और मौका दो। मैंने अपना हाथ झटक लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने तुमसे मुझ पर यकीन करने के लिए कहा था लेकिन तुमने नहीं किया। तुम अपने बेटे के बजाय बाहर वालों पर यकीन करना ज्यादा पसंद करोगी। तुमने तो मुझे धोखा भी दिया। मेरे होंठ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसी पल लियू रुयान उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और धीरे से मेरी आंखों के कोनों से आंसू पहुंचे। यह देखकर कि मैंने उसका स्वागत नहीं किया। रुआन सुवान ने विनती भरी नजरों से लियू रुयान की ओर देखा। रुयान मुझे माफ करना, मैं अंधी थी और पहले तुम्हें नीची नजर से देखती थी। उसने कियान एरजू से विनती की जिससे वह कभी नफरत करती थी। मेरी मदद करो, यह तुम्हारे लिए बस थोड़ी सी रकम है। बस मुझे 5 मिलियन दे दो। ली चुआन की खातिर तुम मुझे जेल जाते हुए नहीं देख सकती है ना? यह सिर्फ ली चुआन की खातिर ही था कि लियू रुयान ने अचानक रुआन सुवान का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन से खींच लिया। उसकी नजरें ठंडी और मांग वाली थी। नहीं तो मैं यहाँ आता ही नहीं। वह तुम्हारे साथ माँ जैसा बर्ताव करती है और फिर भी तुम उसे पैसे कमाने के एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हो। 5 मिलियन की मांग कर रहे हो। इस समय रुआन सुवान अभी भी बहस कर रही थी। कोई बात नहीं, मैंने उसे स्कूल तक पढ़ाया है। 5 मिलियन मांगना गलत नहीं है ना? लियू रुयान ने मुंह बनाया। तुम्हें और 10 मिलियन का नुकसान हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि अपने बेटे को फिर से बेचकर मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने का दूसरा मौका दूंगी? इससे पहले कि वह बोलती, धमाका, लियू रुयान ने रुआन सुवान के मुंह पर मुक्का मारा। मैं खड़ा देखता रहा, एक उंगली भी नहीं उठाई। मैं उसका बेटा हूँ, हमारा खून का रिश्ता अटूट है। मैं उसे नहीं मारूंगा। लेकिन लियू रुयान को कोई परवाह नहीं थी। वह उसकी पुरानी बहू थी। मैंने देखा कि रुआन सुवान को उसने बुरी तरह पीटा। पिटाई दिल में खटापन महसूस हो रहा है लेकिन रोका नहीं। कितना अजीब है माँ अपने बेटे से अपनी एक्स वाइफ जितनी अच्छी, एक 10,000वीं भी नहीं। गुयेन सो वॉन की 100वीं सालगिरह लियू रुयान का विरोधी कहाँ है? बस 3 मुक्के मारे। वह रोने लगी और रहम की भीख मांगने लगी। यह देखकर लियू रुयान ने नाक सिकोड़ी और उसका हाथ छोड़ दिया। फिर एक बड़ी खबर आई मेरे पास। तुम्हें डराने का एक तरीका है। क्या किया जा सकता है? रुआन सुवान को हैंडल ले जाने की परवाह नहीं थी। लियू रुयान की तरफ देखते हुए, जब तक तुम इस मुश्किल समय से निकलने में मेरी मदद कर सके हो, मुझे जेल मत जाने देना। मैं वादा करती हूँ
कि तुम्हारी हर बात मानूंगी, वह जानती है 5 मिलियन से कम वह सच में खा भी नहीं सकती और चल फिर नहीं सकती। अगले ही पल लियू रुयान ने रूखेपन से कहा, तुम अपने सारे शेयर बेच दो, सुवान ग्रुप का नाम बदलकर लिचुआन ग्रुप कर दिया जाएगा, सब कुछ लिचुआन को चला जाएगा, आज के बाद सुवान ग्रुप खत्म हो जाएगा और तुम नंदी से निकल जाओ, कभी वापस मत आना, नंदी से निकल जाओ, कभी वापस मत आना। रुआन सुवान की नजरें चाकू की तरह थीं जब उसने लियू रुयान को देखा। हालांकि लियू रुयान ने बस अपने होंठ हल्के से खुजलाए, वह गुर्राते हुए सुअर की तरह लग रही थी। आज उसके आने का मकसद मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता बनाना था और उसकी शर्त यह थी कि रुआन सुवान सुवान ग्रुप जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था मुझे सौंप दे, उस बेटे को जिसे उसने एक बार बेच दिया था। यही मेरी जिंदगी का काम था, मैंने सब कुछ मिटा दिया है, रुआन सुवान ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा। लियू रुयान ने मजाक उड़ाया, तुमने अपनी कंपनी पहले ही बर्बाद कर दी है, बैंकरप्सी ही एकमात्र रास्ता है, बाहर वालों को फायदा पहुंचाने के बजाय इसे अपने बेटे को दे दो, इसे मुआवजा समझो। उसके बोलने से पहले ही मैंने रूखेपन से कहा, मेरे पास यह ऑफर न मानने का कोई कारण नहीं है, इसके अलावा तुमने साइन करने से पहले ही मुझे बेच दिया, ये कर्ज ऐसे नहीं चुकाया जा सका, मुझे ग्रुप दे दो, कम से कम मैं रुआन परिवार की इज्जत तो बचा सका हूँ। रुआन सुवान चुप हो गई, उसने दुख से अपना चेहरा ढक लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई। इस समय लियू रुयान ने उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट फेंका, उसकी आवाज ठंडी थी, इस पर साइन कर दो। उस कॉन्ट्रैक्ट में न सिर्फ सुवान ग्रुप के सारे शेयर ट्रांसफर करने थे, बल्कि यह भी था कि सुवान मुझसे अपना माँ बच्चे का रिश्ता पूरी तरह खत्म कर दे। तब से कंपनी का ऊपर नीचे होना उससे पूरी तरह जुड़ा हुआ था, कोई कनेक्शन नहीं। रुआन सुवान ने दांत पीस लिए, तभी उसे लियू रुयान की चालाकी की गहरी समझ आई। उसने हमेशा इस औरत को कम आंका था, लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास साइन करने का ही एक ही ऑप्शन बचा था। मुझे मंजूर है, रुआन सुवान ने आखिरकार अपना सिर झुकाया, मुझे विदेश भेजने के लिए आखिरी बार पैसे दो, मैं कसम खाती हूँ कि मैं फिर कभी साउथ में कदम नहीं रखूंगी। लियू रुयान ने इंग्लिश में सिर हिलाया। रुआन सुवान ने अपना नाम साइन करते हुए कांपते हुए कहा, उसकी सारी जबरदस्त एनर्जी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया था, पूरी तरह खत्म। इसके बाद मैंने लियू रुयान को पहले जाने का इशारा किया। अब उस बड़े से क्लब में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही बचे थे। मैं चुपचाप अपने सामने खड़ी औरत को देखती रही, उसकी शादी से लेकर दौलत के लिए उसे छोड़ने तक। आज उसकी किस्मत शायद पहले से तय थी। मैंने चुप्पी तोड़ी, मेरी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। क्या तुम्हें कभी गिल्ट महसूस हुआ है अपने ही बेटे को 40 साल की औरत को पैसे के लिए बेचना? क्या तुम्हारी अंतरात्मा नहीं दुखती? रुआन सुवान ने एक कड़वी उदास हंसी हंसी। जब तुम मेरी उम्र में पहुंचोगी, जब तुम्हारी समझ खत्म हो जाएगी, तो क्या तुम भी यही फैसला करोगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैंने उसे जोर से टोका, भले ही मैं इतनी गरीब हो जाऊं कि मुझे जेल जाना पड़े, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बेचूंगी। कम से कम मैं अभी भी एक इंसान हूँ, सिर्फ जानवर, सिर्फ कोई ऐसा जो पैसे के लिए अपने ही खून के रिश्ते को मोल भाव करने को तैयार हो। मैंने रिश्ते तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया और इस तथाकथित माँ के लिए अपना आखिरी आंसू बहाया। आज से सारे रिश्ते टूट गए हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरा भाई जिंदा होता, यह जानते हुए कि उसकी माँ तुम्हारी जैसी है, तो वह जरूर पछतावे के साथ मरता। मेरा एक बायोलॉजिकल भाई भी है जो 3 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। बाद में पुलिस ने यह नतीजा निकाला कि वह गिरकर मर गया था, लेकिन तब उसकी माँ ने एक भी आंसू नहीं बहाया था। रुआन सुवान की आंखें दूसरी तरफ चली गईं जब वह धीरे धीरे बोल रही थी, इतने साल बीत गए, तुम अब भी उसके लिए ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने फिर उसकी तरफ नहीं देखा, मुड़ा और चला गया। मैं विलो के पेड़ पर बैठ गया। रुयान की कार में एक कप गर्म ब्लैक टी ने तुरंत मेरे दिल को खुश कर दिया। मैंने दिल से कहा, आज के लिए थैंक यू। लियू रुयान ने शांति से जवाब दिया, कुछ नहीं। जल्द ही सुवान ग्रुप ऑफिशियली रीऑर्गेनाइज हो गया और उसका नाम बदलकर लिचुआन ग्रुप कर दिया गया। एक जानवर जैसी माँ को छोड़कर और एक गड़बड़ को संभालना, हालांकि यह एक गिरती हुई कंपनी थी, मेरे लिए यह एक नया जन्म था। एकदम नए सिरे से शुरू करने पर मुझे कोई डर नहीं लगा। उसी समय मेरे सबसे अच्छे दोस्त चेन जियांग ने भी कंपनी से पक्का इस्तीफा दे दिया। नए डायरेक्टर की उसे रखने की कोशिशों का सामना करते हुए चेन जियांग ने सीधे कहा, तुमने अपनी जान बर्बाद कर दी। 2000 युआन महीने की सैलरी, गांव के गधे भी ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं नान लिचुआन के लिए काम करने जा रहा हूँ, उसने मुझे जनरल मैनेजर का पद दिया है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। हर कोई जानता था कि शिनरुई मीडिया में 2000 युआन की सैलरी कितनी खराब थी। हर कोई नान लिचुआन के साथ नौकरी बदलने के लिए ललचा रहा था, लेकिन चेन जियांग ने साफ साफ कहा, जिन लोगों ने नान लिचुआन की पीठ पीछे बुराई की है, जिन्होंने उसे गाली दी है, मुझे लगता है कि हमें इसे जाने देना चाहिए। इंसान का कैरेक्टर ही उसकी जगह तय करता है। इन शब्दों ने उन लोगों का वहम तोड़ दिया जिन्होंने पहले उसे नीचे गिराकर लात मारी थी। कौन सोच सका था कि एक छोटी सी लापरवाही उनका भविष्य बर्बाद कर देगी। इस बीच दूसरी तरफ नान लियानमिंग चुपके से घर पर था। उसने एक मैगजीन से लियू रुयान की प्रोफाइल काटी और ध्यान से अपनी छोटी नोटबुक में चिपका दी। छोटे लड़के ने चुपके से चाहा, काश चेस्टनट सच में मेरी माँ होती तो मैं कितना खुश होता। उसने अपना फोन उठाया और मदद के लिए सब कुछ जानने वाले नेटिजन्स से पूछा, मैं किसी को अपनी माँ कैसे बना सकता हूँ? नेटिजन्स ने तुरंत जवाब दिया, पैटर्निटी टेस्ट करवाओ, पहले पैटर्निटी टेस्ट। छोटा लड़का कंफ्यूज था, उसे कुछ शब्द पहचान में नहीं आए। उन्होंने तुरंत वॉइस प्रॉम्प्ट पर स्विच किया, उसके बालों की कुछ लटें ले लो और
तुलना के लिए हॉस्पिटल जाओ, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह तुम्हारी असली माँ है या नहीं, समझे। छोटे लड़के ने अपना गुल्लक उठाया और बाहर भागा। 1 सेकंड में उसने एक टैक्सी पकड़ी और सीधे लोकल पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। 20 मिनट बाद छोटा लड़का प्रैक्टिस के साथ आसानी से लॉबी में आया और बच्चों जैसी आवाज में पूछा, अंकल मैं जनरल मैनेजर लीजी से मिलना चाहता हूँ। इस प्यारी बच्चों जैसी आवाज ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। रिसेप्शनिस्ट तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे, क्या यह वही छोटा लड़का नहीं है जिसे जनरल मैनेजर लियू के दादा पिछली बार लाए थे? हे भगवान, वह बिल्कुल जनरल मैनेजर लियू जैसा दिखता है। क्या वह जनरल मैनेजर लियू का छिपा हुआ नाजायज बेटा हो सकता है? तभी एक आदमी तेजी से आया। वह लियू रोयान का स्पेशल असिस्टेंट चांग लियांगक्सिन था। उसने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। छोटे लड़के, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? मर्दों ने तुरंत सीना फुला लिया। सेक्रेटरी, मुझे उससे कुछ चाहिए, मैंने चेस्टनट से पूछा। चांग लियांगक्सिन थोड़ा हैरान रह गया। तुम्हें क्या चाहिए? छोटी बच्ची ने खुजलाया। मुझे उसके बालों का एक कतरा चाहिए, उस आदमी ने कहा। चांग लियांगक्सिन पूरी तरह हैरान रह गया। टॉय कार मांगना ठीक था, लेकिन बाल मांगना, इसका क्या मतलब था? उस आदमी ने गंभीरता से बताया। नेटिजन्स ने कहा कि जब तक तुम डी मिल्क कवरिंग टेस्ट करते हो, चेस्टनट मेरी माँ हो सकती है। डी मिल्क कवरिंग टेस्ट। चांग लियांगक्सिन के माथे पर काली लाइनें पड़ गईं। उसने उसे ठीक किया, आधा हंसते हुए आधा रोते हुए। छोटी लड़की, इसे पैटर्निटी डीएनए टेस्ट कहते हैं, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। फिर तो तुम्हारे पिता कौन है? अगर उसके पिता नान लिचुआन नहीं होते तो टेस्ट बेकार होता। अचानक नान लिचुआन तुरंत चौकन्नी हो गई। आंटी, आप मेरे पिता के बारे में पूछ रही हैं? तुम नाम से क्या करना चाह रही हो? चांग लियांगक्सिन ने जल्दी से समझाया। क्या तुम्हारा कोई छिपा हुआ मकसद है? प्रेसिडेंट लियू के बच्चे नहीं है, किसी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। छोटी बच्ची ने कमर पर हाथ रखकर कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। टेस्टिंग के बाद वह मेरी माँ हो सकती है, सब कुछ जानने वाले नेटिजन्स ने मुझे यही बताया था। बच्ची का पका एक्सप्रेशन देकर चांग लियांगक्सिन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। तभी बच्ची के बच्चों का फोन अचानक बजा। उसने मुश्किल से धीरे से हेलो कहा था कि चांग लियांगक्सिन ने फोन छीन लिया। हेलो, आपका बेटा अभी लोकल पुलिस स्टेशन में है, क्या आप प्लीज आकर उसे ले जा सकते हैं? लाइन के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक आदमी दौड़ कर आया। छोटी लड़की ने आवाज लगाई, अंकल चेन जियांग। इससे चांग लियांगक्सिन को तुरंत सच में जवाब देना पड़ा। अंकल, क्या आप उसके पापा नहीं है? उस आदमी ने अजीब तरह से हाथ हिलाया। उसके कान लाल हो गए। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं अभी भी सिंगल हूँ। चांग लियांगक्सिन ने चेन जियांग की तरफ देखा, जिसने गाड़ी नहीं चलाई थी, और ऑफर किया। चेन जियांग ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है। चेन जियांग हंसा। चांग लियांगक्सिन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं चांग लियांगक्सिन हूँ। उसने बेबसी से अपनी कनपटी रगड़ी। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। मेरा एक कॉलेज क्लासमेट है जो अब भी मुझे चांग लियांगक्सिन कहता है। इससे चेन जियांग और भी जोर से हंस पड़ा। उन्होंने कार में थोड़ी देर बातें की और फिर पता चला कि वे दोनों 26 साल के हैं। जब वे रेजिडेंशियल एरिया के एंट्रेंस पर पहुंचे तो चेन जियांग सो रहे छोटे बच्चे को लेकर कार से उतरी। जाने से पहले उसने अचानक पूछा, क्या हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर सकते हैं? आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चांग लियांगक्सिन ने तुरंत अपना फोन उठाया और उसे ऐड कर लिया। जैसे ही वह घर में घुसा, चेन जियांग का वीचैट मैसेज आया, लिटिल चांग, आज के लिए धन्यवाद। चांग लियांगक्सिन ने तुरंत जवाब दिया, वेलकम लिटिल चेन। तभी नान लियांगमिंग, जो अभी अभी जागा था, ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी। चेन जियांग ने छोटी बच्ची से कहा, अब ऐसे मत भागो, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है, वरना वो पक्का गुस्सा होते। नान लियांगमिंग गुस्से में बुदबुदाई, क्योंकि लोग, क्या तुम्हें चेस्टनट की याद आती है? उसने पूछा। फिर उसने आगे कहा, अंकल चेन जियांग, क्या इसका मतलब है कि अगर मैं डी मिल्क पाउडर टेस्ट करूं तो चेस्टनट मेरी माँ हो सकती है? तुम्हारा मतलब डीएनए पैटर्निटी टेस्ट है ना? वो हो सकता है, लेकिन तुम सिर्फ 3 साल के हो, कोई तुम्हारे लिए वो नहीं करेगा। जैसे ही उसने कहा, चेन जियांग ने अपना सिर नीचे किया और चांग लियांगक्सिन से बातें करने लगा। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। उन्हें पता चला कि वे न सिर्फ एक ही उम्र के थे, बल्कि एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी थे। चेन जियांग को यह भी पता था कि चांग लियांगक्सिन लियू रुयान की पर्सनल सेक्रेटरी थी। इसके अलावा उसका छोटा भाई लियू रुयान का ड्राइवर था। दोनों भाई बहन लियू रुयान के लिए काम करते थे। चेन जियांग खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, तुम्हारा मतलब है कि वे, क्या उनके दोबारा शादी करने की कोई उम्मीद है? उसने जल्दी से कहा, मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि वे दोबारा शादी करें और उनके कुछ और अच्छे दिखने वाले बच्चे हों। लेकिन चांग लियांगक्सिन की बातों से उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से तुम ये कह रही हो, जिसे ज्यादा पता नहीं होगा, वह सोचेगा कि उनके पहले से ही बच्चे हैं। चेन जियांग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने लगभग सच उगल ही दिया। वह नान लिचुआन के भरोसे को बिल्कुल नहीं तोड़ सकती थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी 4 घंटे की चैट खत्म करने का बहाना बनाया। इस बीच मैं अभी घर पहुंचा ही था कि मैंने चेन जियांग को मुस्कुराते हुए देखा। मैं उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। डेट पर जा रही हो? चेन जियांग शर्मा गई। नहीं, ये बस कोई है जिसे मैंने अभी वीचैट पर जोड़ा है। कौन है? तुम हमेशा मेरी नाक के नीचे रहती हो, तुम्हारे पास दूसरी औरतों से मिलने का समय कैसे हो सकता है? चेन जियांग ने अचानक कहा। उसके शब्द ऐसे थे जैसे कोई सुअर काटा जा रहा हो। यह यांग थी और उसने एक भी शब्द और बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने मन ही मन कसम खाई कि नान लिचुआन की औरतें उसकी मदद करने वाली हैं और उसे यह राज रखना होगा और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। कुछ दिनों बाद मेरी नई कंपनी ऑफिशियली खुल गई। मैंने जी जिमान को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर बुलाया। जी जिमान
ने परेशान होकर पूछा, तुम नहीं जा रही हो? ज्याओ मेंग का क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसकी माँ देख लेगी? मेरी आंखें अजीब तरह से मजबूत थीं। मैं यांग यांग की रक्षा करूंगा। जी जिमान मजबूत ही और उसने और कुछ नहीं कहा। हालांकि जैसे ही जी जिमान और मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकले, एक मासेराती हमारे सामने आराम से आकर रुकी। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई, जिससे लिन जिक्सिया का चेहरा दिखा। मैं कार में बैठ गई। मेरी नजर अनजाने में पिछली सीट पर रखे स्केटबोर्ड पर गई। मेरी बेटी की प्यारी बच्चों जैसी आवाज तुरंत मेरे दिमाग में कौंध गई। मेरे स्केटबोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ते हुए मेरी तस्वीर, मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम किस बात पर हंस रही हो? कार में बैठने के बाद मेरी अजीब सी मुस्कान देखकर लिन जिक्सिया मुझे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या मैं स्कीइंग भी नहीं कर सका? अगले ही पल उनका टोन अचानक बदल गया। जो आदमी अभी तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठा था, वह तुम्हारा नया लव इंटरेस्ट है। बुरा मत मानना, लेकिन वह उतना हैंडसम भी नहीं है। ओल्ड लियू उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं एक पल के लिए चुप हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझा पाती, लिन जिक्सिया ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। तुम्हारे पिता की कंपनी के ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खास तौर पर मुझसे इसमें मदद करने के लिए कहा था। यह वह मेरी एक्स वाइफ लियू रुयान के लिए है। इसके तुरंत बाद लिन जिक्सिया ने मुझसे सुलह करने के लिए कहना शुरू कर दिया। ओल्ड लियू से दोबारा शादी कर लो। वह बहुत अमीर है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें पक्का कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि मैं पीछे झुकी और आराम से कहा, नहीं, मैं शादी नहीं कर रही हूँ। अकेले रहना ठीक है, अपने ससुर के साथ डील करना बहुत परेशान करने वाला है। इससे लिन जिक्सिया को तुरंत एक सुराग मिला। उसके ससुर, ये एक जरूरी सुराग था। कंपनी की रिबन कटिंग सेरेमनी परसों थी। जब मैंने उन्हें सेरेमनी में बुलाया तो लिन जिक्सिया ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि कहा, मैं नहीं जाऊंगा, आपको लाओ लियू को बुलाना चाहिए। एक पल सोचने के बाद मैंने बिना मन के लियू रुयान को एक मैसेज भेजा, लेकिन लियू रुयान का जवाब सिर्फ 3 ठंडे शब्द थे। हालात देखकर मेरे पास फिर से अपना रुख कम करने के अलावा कोई चारा नहीं था और मैंने उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वह आएंगी और मेरी नई कंपनी को कुछ पहचान देंगी, लेकिन लियू रुयान को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने सीधे जवाब दिया, कुछ अच्छा बोलो। मैं तुरंत समझ गया और सिर्फ एक और हल्का सा मैसेज देकर जवाब दे सका, सिस्टर रुयान, हमें पूरी उम्मीद है कि आप रिबन कटिंग सेरेमनी में आएंगी। क्या आप हमें यह सम्मान देंगी? उस एक शब्द सिस्टर रुयान ने तुरंत लियू रुयान का वहम तोड़ दिया। उसे अचानक अपने तलाक से पहले का सीन याद आ गया, जब बिस्तर पर उस हैंडसम जवान आदमी को उसे धीमी मीठी आवाज में सिस्टर रुयान कहने पर मजबूर किया गया था। लेकिन अब वह आदमी अपने दम पर खड़ा हो सका था। लियू रुयान के दिल में एक कड़वी भावना उमड़ आई, लेकिन उसने फिर भी एक शब्द में जवाब दिया, जाओ। रिबन काटने की रस्म के दिन मैंने एक शार्प सफेद सूट पहना था। वह शीशे के सामने अपनी टाई ठीक कर रहा था। तभी मेल अलायंस का सदस्य अचानक दौड़ कर आया और उत्साह से पूछा कि कौन सा सूट ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं रिबन काट रहा हूँ, तुम साथ क्यों आ रहे हो? अंकल चेन जियांग ने मुझे पहले ही बता दिया है, बॉस ली भी जा रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। चेन जियांग ने फिर शांति बनाने का काम किया। छोटी मेंग, अच्छे बनो। क्या तुम नहीं चाहते थे कि बॉस ली तुम्हारी माँ बने? उसने छोटे लड़के को गुस्से से आंख मारते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तुम थर्ड व्हील नहीं बन सकते। इस तरह तुम्हारे पापा और बॉस ली को अकेले रहने का मौका मिलेगा। मेल अलायंस मेंबर तुरंत समझ गया, घमंड से मुड़ा और बोला, ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद मैं लिचुआन ग्रुप गया। रिबन काटने की रस्म में दादाजी लियू और लियू वॉनकिन भी मौजूद थे। मैंने पेई शिनरान को भी बुलाया था। वह शुरू में काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही वह पहुंची उसने अपने दुश्मन जिन जियांग को देखा और डर के मारे भागने लगी। जिन जियांग चिल्लाया, पेई शिनरान रुको। वह तेजी से उसके पीछे भागी। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। मैं अब तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हें अब मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है। यह कहकर जिन जियांग ने अपने आंसू पोंछे और जाने के लिए मुड़ा। पेई शिनरान को अकेला छोड़कर जिन जियांग को जाते हुए देखकर उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसी समय मैंने अपनी घड़ी देखी। पहले से ही 10 बज चुके थे। रिबन काटने का समय था। 10:30 बज रहे थे, लेकिन लियू रुयान अभी तक नहीं आई थी। लियू वॉनकिंग ने फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पेई शिनरान ने भी अपनी बड़ी बहन को फोन किया, लेकिन फोन का भी कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैंने जल्दी से खुद को फोन किया, लेकिन मुझे बस एक ठंडी बेजान आवाज सुनाई दी। इंचार्ज होने के नाते मैं बस अपनी घबराहट को जबरदस्ती दबा सकती थी। मैंने कैंची उठाई और जैसे ही लाल रिबन गिरा, जोरदार तालियां बजीं। लेकिन जैसे ही तोपों की आवाज के साथ रिबन काटने का कार्यक्रम खत्म हुआ, एक काली लग्जरी कार अचानक तेज हो गई। मुझे लगा कि यह लियू रुयान है, लेकिन जो व्यक्ति कार से बाहर निकला उसे देखकर मेरा चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हे भगवान, रुयान नहीं आई। मुझे हैरानी है कि कौन सा परिवार, यह मीडिया की बनाई हुई रिपोर्ट है। मैंने मजाक उड़ाया। उसने कल रात मुझे बताया कि वह बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी उसने मुझे फूलों का एक गुलदस्ता भेजा और कहा कि वह आज रात मुझे डिनर पर बुलाएगी। गु यान चुआन का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हारा तो तलाक हो गया है, डिनर का क्या मतलब है? मैं मुस्कुराई। देखो, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं कर सकती? इसके अलावा उसने मुझे बताया कि वह अब सिंगल है। इस बात से गु यान चुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी कार में बैठी और चली गई, लेकिन मैं अपनी जीत का मजा भी नहीं ले पाई। मैं घूमी और पेई शिनरान को पकड़कर बेचैनी से पूछा, क्या तुमने लियू रुयान से बात की है? वह औरत पूरे दिन फोन का जवाब नहीं दे सकी। मैं बेचैन थी, इधर उधर टहल रही थी। जिस इंसान का मैं इंतजार कर रही थी उसे कल आ जाना चाहिए था, लेकिन
अब वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। फिर भी पास ही एक कार में वह इंसान था जिसे मैं चाहती थी। जख्मों से लथपथ मॉर्निंग ने मुझे घूरा, मेरा परेशान चेहरा देखा। लियू रुयान के होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। वह चाहती थी कि मेरी चिंता उसके लिए हो। मिस लियू, रिबन काटने की रस्म खत्म हो गई है, क्या आप कार से उतर रही हैं? रियर व्यू मिरर में गर्दन पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई औरत ने आह भरी और कहा, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, चांग लियांगक्सिन ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी चला दी। इस बीच पार्क में चेन जियांग एक छोटे लड़के के साथ था। छोटे लड़के की आंखें रोने से लाल हो गई थीं, क्योंकि उसने अपनी आइडल ली जी को नहीं देखा था और वह अभी भी बाल न कटवाने की शिकायत कर रहा था। चेन जियांग ने एक पल सोचा और कहा, क्योंकि हम खुद मिस ली जी को नहीं देख सकते, चलो उनकी सेक्रेटरी को ढूंढते हैं। छोटा लड़का तुरंत एक छोटी ड्रामा क्वीन में बदल गया। अंकल चेन जियांग, मुझे लगता है कि आप ही उस सेक्रेटरी आंटी से मिलना चाहते हैं, है ना? चेन जियांग ने शर्मिंदा होकर अपना गला साफ किया और उससे कहा कि उसे एक्सपोज न करे। उस समय चांग लियांगक्सिन लियू रुयान को अपने घर वापस ले गई थी, क्योंकि उस दिन रिबन काटने की रस्म में लियू रुयान का एक्सीडेंट हो गया था। चांग लियांगक्सिन उन्हें हॉस्पिटल से लेने आई थी। थोड़ी देर बाद चेन जियांग नान लियानमेंग के साथ चांग लियांगक्सिन को ढूंढ लाई। तीनों पार्क में घूम रहे थे। छोटी लड़की ने चांग लियांगक्सिन को देखा और उसका नाम पूछा। चांग लियांगक्सिन ने उसे अपना नाम बताया, लेकिन छोटी लड़की उसका नाम नहीं बोल पाई, जिससे चेन जियांग की हंसी फूट फूट कर रोने लगी। अचानक चेन जियांग का फोन बजा। मैं बोल रही हूँ, एक शिपमेंट है जिसे तुरंत भेजना है। उसने अपने बगल में चांग लियांगक्सिन को देखा। भारी मन से उसने बिना मन के विनती की, क्या आप प्लीज जियाओमिंग का ध्यान रख सकती हैं? चांग लियांगक्सिन तुरंत मान गई। यह उनका पहली बार चाइल्ड केयर का अनुभव था। उन्होंने सबसे पहले छोटी बच्ची के लिए आइसक्रीम खरीदी। छोटी बच्ची ने प्यार से थैंक यू कहा। फिर उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें प्रेसिडेंट लियू इतना पसंद क्यों है? छोटी बच्ची अपनी आइसक्रीम चाट रही थी। उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि प्रेसिडेंट लियू बहुत खूबसूरत औरत है। अगले ही पल, बहुत बहुत खूबसूरत। छोटी बच्ची ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह चौंक गई। अगर प्रेसिडेंट लियू मेरी माँ होती तो मेरे पापा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और हम प्रेसिडेंट लियू के पैसे खर्च कर सकते थे। चांग लियांगक्सिन जोर से हंस पड़ी। ये छोटी सी स्कीम सच में बहुत चालाक है, उसने सोचा। वह कुछ हद तक मिस्टर लियू जैसी दिखती है, लेकिन अगर तुम मिस्टर लियू की बेटी बनना चाहती हो तो यह सच में नामुमकिन है। इससे पहले कि वह बोलना खत्म करती, उसने देखा कि छोटी बच्ची की बड़ी पानी भरी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। उसे तुरंत हैरानी हुई कि क्या उसने 3 साल के बच्चे से बहस करके हद पार कर दी है। छोटी बच्ची ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज सिसकियों से कांप रही थी और कहा, तो मुझे मिस्टर लियू के सिर से एक बाल दो और मेरे साथ एडी मिल्क टी शॉप चलो। वाह! चांग लियांगक्सिन का दिल तुरंत पिघल गया और वह लगभग अनजाने में ही मान गई। लेकिन उसने एक शर्त भी रखी, तुम अब एल से बात नहीं कर सकते और आंटी तुम्हारे बाल ला कर देंगी। छोटी लड़की ने तुरंत नाक से कोड़ी और पागलों की तरह सिर हिलाया। दोनों छोटी उंगलियों ने कसम खाई। तभी चेन जियांग अपना काम खत्म करके मैं बच्चे को लेने के लिए दौड़ी। छोटी बच्ची पहले से ही नींद में थी। चेन जियांग ने मुझे बार बार धन्यवाद दिया, कहा कि वह अगली बार मुझे डिनर पर ले जाएगी। चांग लियांगक्सिन ने उन्हें प्यार से घर छोड़ा। जैसे ही वे नीचे आए, मैं खुद गाड़ी चलाकर वापस आ गया। मैंने तुरंत देखा कि चेन जियांग सो रहे बच्चे को पकड़े हुए हैं। उसके बगल में एक अजीब औरत है। वह थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। मैंने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। चांग लियांगक्सिन ने जल्दी से अपना परिचय दिया। नमस्ते सर, मैं मिस्टर लियू की सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम चांग लियांगक्सिन है, लियू रुयान की सेक्रेटरी। मैं तुरंत हैरान रह गई। वह चेन जियांग के साथ कैसे हो सकती है? मैंने जल्दी से चेन जियांग की गोद से बच्चे को ले लिया। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, यह देखकर कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। चेन जियांग ने जल्दी से मेरी तरफ सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उसने कुछ नहीं कहा। फिर बच्चे को लेकर वह ऊपर चली गई। मैं तुरंत उसके पीछे नहीं गया, बल्कि चांग लियांगक्सिन की तरफ मुड़ा और बेचैनी से पूछा, क्या लियू रुयान ठीक है? उसने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? चांग लियांगक्सिन ने सिर हिलाया और कहा, मिस लियू, असल में आज उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। वह आपकी रिबन कटिंग सेरेमनी में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रैफिक था और वह कार से बाहर नहीं निकल सकी। उसे एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। उसका हाथ खिसक गया और कंधे में चोट लग गई। जब तक हम पहुंचे, रिबन कटिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मिस लियू कार से बाहर नहीं निकल सकी। क्या वो कैसी है? क्या ये सीरियस है? कोई खास सीरियस बात नहीं है, लेकिन वह ठीक हो गई है। मुझे कई दिनों से चोट लगी थी। मैंने अपनी कार की चाबियां उठाई, मेरी आवाज कांप रही थी। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं बोलना खत्म करता, मैं कार में कूदा, दरवाजा जोर से बंद किया और तेजी से भाग गया। चांग लियांगक्सिन ने अभी अभी मुझे अपना अभी का पता बताया था और पासवर्ड मेरा जन्मदिन था। मेरा मन उसके मेरे लिए हुए एक्सीडेंट के ख्यालों से भरा हुआ था, जो उसने अपने परिवार को भी नहीं बताया था। नहीं तो पेई शिनरान या लियू वानकिंग ने मुझे पहले ही बता दिया होता। जब मैं पहुंचा तो मैंने कांपते हुए नंबर डाले और लॉक खुल गया। दरवाजे से अंदर आकर मैंने एंट्री से आवाज लगाई, लियू रुयान, लेकिन अंदर सन्नाटा था। जैसे ही मुझे लगा कि घर पर कोई नहीं है, ड्रेसिंग रूम से एक हल्की रुक रुकर आने वाली आवाज आई। मैं कपड़े बदल रही लियू रुयान से टकरा गई। मैं चुपचाप उसके पास गई। उसने सिर्फ एक रिवीलिंग टैंक टॉप पहना हुआ था। उसकी पतली कॉलर बोन और उसके कंधों और गर्दन की लाइंस ने मुझे तुरंत शर्मा दिया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लियू रुयान ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और बहुत ही नेचुरल टोन में कहा, तुम सही समय पर आई हो, आओ मेरी मदद करो। मैं बस हिम्मत करके आगे बढ़ी। जब मैंने उसे स्लीव्स पहनने में मदद की तो
मुझे एहसास हुआ उसके दाहिने हाथ पर मोटी पट्टियां बंधी थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उससे कितना दर्द हुआ होगा। तुम्हें मेरे यहाँ होने पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही, लियू रुयान ने शांति से कहा। जियाओ चांगडांग ने अभी मुझे फोन किया था। मैंने मन ही मन सोचा, कोई हैरानी नहीं कि वह लियू रुयान की सेक्रेटरी है। मैंने ध्यान से उसकी कॉस्ट्यूम के बटन लगाने में मदद की। उसने इतनी जल्दी इसकी खबर दे दी। उस औरत की अच्छी हल्की फूलों की खुशबू मेरी नाक में आई। आखिर में मैं उससे पूछे बिना नहीं रह सका, तुमने ऐसा क्यों किया? इतना सीरियस कार एक्सीडेंट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लियू रुयान ने बस धीरे से आह भरी। इस चोट में ऐसा क्या खास है? फिर उसने बात बदल दी। हल्की सी मुस्कान के साथ, मैं चुपके से देखने गई थी, तुम स्टेज पर बहुत ज्यादा चमकदार और हैंडसम लग रहे थे। इस अचानक तारीफ से मेरा दिल दुख गया। मैंने आसपास शांत माहौल देखा। जिंग ने उससे पूछा, अभी तक खाया नहीं? क्या हुआ? तुम क्या खाना चाहती हो? क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, उसने जवाब दिया। उसकी दया के उस खास पल ने उसे एक बीमार औरत की देखभाल करने के लिए उकसाया। लेकिन लियू रुयान ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, नहीं, भूल जाओ, मुझे डर है कि तुम मेरा किचन जला दोगी। जिंग ने तुरंत उसकी छाती थपथपाई और उसे यकीन दिलाया, नहीं, पिछले 2 सालों में मेरी खाना पकाने की स्किल्स बेहतर हुई हैं। कम से कम मैं चावल का दलिया तो बना सकती हूँ। उसने आगे कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए हर दिन दलिया बनाती हूँ। मैंने बहुत पहले ही इसमें मास्टर कर लिया है। किचन में वापस आकर उसने एक डिश को स्टीयर फ्राई करने की कोशिश की, लेकिन उसकी काटने की स्किल्स ने उसकी गलती पूरी तरह से दिखा दी। पत्ता गोभी उसके हाथों में उड़ गई। लियू रुयान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे एक तरफ धकेल दिया। रास्ते से हटो, मैं कर दूंगी। अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। लियू रुयान हाथ में चोट होने के बावजूद एक हाथ से करछुल चला पा रही थी। उसके मूवमेंट बहुत ही सहज और सुंदर थे। उसका फोकस्ड एक्सप्रेशन और स्मार्ट मूवमेंट उसके हमेशा की तरह अलग सीईओ वाले लुक से बिल्कुल अलग थे। मैंने उसके हाथों की चिकनी लाइंस देखी, अपना सिर हिलाया और मन ही मन खुद को पागल होने के लिए कोसा। मैं एक औरत को खाना बनाते हुए देखकर इतना डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सका हूँ? जल्द ही एक सिंपल किंगजो डिश सर्व की गई। हमने बहुत समय बाद पहली बार आमने सामने खाना खाया। कैसा है? लियू रुयान ने एक आईब्रो उठाई। क्या ये अच्छा है? उसकी आंखों में एक शान वाली सेटिस्फैक्शन थी। बुरा नहीं है। क्या तुम्हारी कुकिंग बेहतर हुई है? लेकिन इससे पहले कि मैं 2 सेकंड के लिए भी शान महसूस कर पाता, उसने कहा, दलिया के अलावा क्या तुम कुछ और बना सकती हो? यह उसका कुकिंग मास्टरपीस था। मैं तुरंत चुप हो गया। उसकी चोट को देखते हुए मैंने बहस नहीं की। जैसे ही मैं खा रहा था, लियू रुयान का फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। कॉलर आईडी पर पेई शिनयुआन दिख रहा था। लियू रुयान ने तुरंत जवाब दिया, मेरे सामने ही कहा, यह सीरियस नहीं है, तुम्हारे जीजाजी मेरा ख्याल रख रहे हैं, तुम्हें मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। अफसोस है कि जब मैं 3 साल की थी तब वह गायब हो गए और कभी नहीं मिले। जब उसने कॉल खत्म की तो मैं उससे सवाल किए बिना नहीं रह सकी। हमारा तलाक हो चुका है, तुम अभी भी उनसे अपने जीजाजी का जिक्र क्यों कर रही हो? लियू रुयान ने एक भौं उठाई और जवाब दिया। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी थी। तो मैं और क्या कह सकती हूँ कि मेरे एक्स जीजाजी मेरा ख्याल रख रहे हैं? क्या तुम्हें ये कहते हुए अजीब नहीं लग रहा? मैं फिर से चुप हो गई। तभी मेरा फोन बजा। ये मेरे रूममेट चेन जियांग का फोन था। मैंने उसे लाइफलाइन की तरह पकड़ा और तुरंत फोन उठाने के लिए उठ गई। चेन जियांग ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं डिनर करने वाली हूँ और मैं कितने बजे वापस आऊंगी। मैं अभी वापस जा रही हूँ। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, लियू रुयान अचानक उसने भौहें चढ़ाई, अपना हाथ हिलाया और फटने जैसी आवाज निकाली, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम बाद में मेरी ड्रेसिंग बदलने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं खुद से उस तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मैंने मुड़कर देखा तो उसकी भौहें तन गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। मैं उसके पास गया और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद की। उस बड़े चौंकाने वाले निशान को देखकर मेरी सांस अटक गई। आज रात तुम कैसे सोओगी? मैंने मरहम लगाते हुए पूछा। तुम आज रात यहीं रहोगी है ना? लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अब मुश्किल से अपने हाथ धो पा रही हूँ। मुझे अचानक घर पर अपनी बेटी की याद आई और मैंने अपना हाथ खींच लिया। नहीं, मुझे वापस जाना है। अगले ही पल लियू रुयान ने हांफते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह मुझे घूर रही थी। किसी के रिबन काटने के समारोह में जाते समय मुझे चोट लग गई थी। फुफकार, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी दयनीय हालत देखकर मैंने बेबस होकर आह भरी। ठीक है, मैं 2 दिन तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ठीक है? लियू रुयान ने खुशी से सिर हिलाया। उसने यह भी कहा कि वह मुझे नर्सिंग केयर के लिए पैसे देगी। मैंने मजाक में कहा, 10 मिलियन से शुरू। फिर मैंने चेन जियांग को फोन किया। मैं आज रात घर नहीं जा रहा हूँ, प्लीज जियाओमिंग का ख्याल रखना।